हर बिजनेस कुछ ना कुछ चैलेंज लेके आता है। बिल्कुल। तो ऐसी परिस्थितियों से लोग कैसे डील करें? एक्सेप्टेंस आपके अंदर नहीं है, उसको हैंडल करने की क्षमता आपके अंदर नहीं है, तो फिर आप तो भविष्य की छलांग ले ही नहीं पाओगे। स्किल्ड होना कितना जरूरी है एक फाउंडर का? कौन कहता है बिजनेस करने के लिए एक्सपीरियंस लगता है? जो आपकी एक्सपर्टीज है उसको पकड़ के रखो और बाकी धुरंधर लोग लेके आओ जो अपने एक्सपर्टीज के एरिया के लोग हैं। स्टार्टअप का माहौल है अभी भी, लोगों को करना चाहिए या फिर लोग अब इंडिया में अगले 4 से 5 साल में ये जो सिचुएशन है, इससे अच्छी सिचुएशन कभी थी नहीं। अंबानी भी हैं, अडानी भी हैं, इतना बड़ा एम्पायर चला रहे हैं, हम लोग कहाँ चूक जाते हैं? पैसा कमाया नहीं बनाया जाता है। हमारी नियत में खून है। कुछ ट्रेंडिंग बिजनेस आइडिया भी दीजिए जो अभी चल रहा है, जिसपे आदमी को अगर किसी को शुरुआत करनी है तो ये वाला तो काम करना चाहिए। आप अपने बिजनेस के अंदर देखो, कोई ना कोई तो ऐसा है जिसको अभी तक एक्सप्लोर नहीं किया गया है। पब्लिक स्पीकिंग एक बड़ा चैलेंज है सारे लोगों के लिए। जब आपको मालूम है कि लोगों से आपने काम करवाना है और आगे बढ़ना है, तो आपने लोगों से डील करना सीखना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रकाश भारद्वाज। आप जानते हैं कि इंडिया में पूरी आबादी, मतलब ऐसा कोई नहीं हो जो नहीं चाहता है कि बिजनेस करें। हर कोई चाहता है बिजनेस करें, और अगर आप बिजनेस के लिए आइडिया मांगे तो हर आदमी कोई ना कोई नया आइडिया दे देता है आपको कि ये काम करो, ये शुरू करो, इसका ट्रेंड चल रहा है, इसका ट्रेंड ये आउट हो गया। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि इंडिया में आपके धंधे या यानी कि बिजनेस का बंद होने का जो रेशियो है वो सबसे ज़्यादा है। लोग शुरुआत तो जोश में करते हैं, ख़त्म भी उतनी जल्दी होते हैं। दिक्कत तब आती है जब उससे जुड़े चैलेंजेस आपके सामने आते हैं, आपको आइडिया नहीं होता है, आप उसके बारे में एक्सपर्ट नहीं है, उस धंधे के बारे में अपनी किसी की सलाह से वो बिजनेस शुरू कर लिया और बाद में दिक्कतें आती हैं। आज हमारे साथ हैं मनीष गुप्ता जी, जो इसमें आपके बिजनेस में काफ़ी हेल्प कर सकते हैं कि आपको बिजनेस में जो चैलेंजेस आ रहे हैं उससे कैसे आप निपटें। और जो बिजनेस में जब चैलेंजेस आते हैं तो आप जानते हैं कि लाइफ में भी दिक्कतें आती हैं, तो आपकी लाइफ से जुड़े चैलेंजेस को भी वो बताएंगे। मनीष जी, स्वागत है आपका वैली टॉक्स में। नमस्कार। डायरेक्ट मुद्दे पे आते हैं। बिल्कुल जी, फिर बिल्कुल। आपकी कहानी जानेंगे कि भाई लोग ना बड़े परेशान होते हैं कि धंधा तो चालू कर दिया, अब दिक्कतें आनी शुरू हुई। हाँ, क्योंकि हर बिजनेस कुछ ना कुछ चैलेंज लेके आता है। बिल्कुल। किसी का चैलेंज उनके रिसोर्सेस हो सकते हैं, लॉजिस्टिक हो सकता है, पैसा हो सकता है। True. तो आप क्या सजेस्ट करते हैं लोगों को, चूंकि आप बिजनेस कोच भी हैं और लाइफ कोच भी हैं दोनों, तो ऐसी परिस्थितियों से लोग कैसे डील करें, देखिए, खासकर स्टार्टअप में? हाँ, अगर हम स्टार्टअप की बात करें तो देखिए ये दो अलग अलग दुनिया है। अगर हम देखें तो एक स्टार्टअप की दुनिया है और एक बिजनेस की, जो ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हैं उनकी दुनिया है। जो रेगुलर ट्रेडिशनल धंधा है, हाँ, इसको हम- हाँ, जो ट्रेडिशनल बिजनेस कर रहे हैं, एक वो दुनिया और एक स्टार्टअप की दुनिया। तो स्टार्टअप की दुनिया में पिछले 10-12 सालों से जो मेरा एक्सपीरियंस अनुभव रहा है कि अगर बिजनेस फंडामेंटल्स हमारे स्ट्रांग नहीं है, उसकी समझ अगर कभी कमजोर है, तो शायद हम स्टार्टअप से हम कुछ और एक्सपेक्ट करना चालू कर देते हैं। हाँ, तो जैसे फॉर एग्जांपल, जब मैं स्टार्टिंग में जाता था, आजकल तो बड़ा कॉमन हो गया है ये, तो पहले शब्द निकलते थे बर्न रेट क्या है। अच्छा, बर्न रेट। हाँ, तो बर्न रेट मतलब आप अर्न रेट की बात नहीं कर रहे हो कि हम Burn कितना rate क्या कमाएंगे, है? हाँ। आप बर्न रेट की बात कर रहे हो। तो पहले मुझे भी बड़ा ताज्जुब होता था कि ये बर्न रेट की बात, ये बर्न रेट है क्या। अच्छा, काफी, सॉरी बीच में कट कर रहा हूँ, काफी लोग ने शार्क टैंक देख के ये सब अब समझ गए हैं हाँ, हाँ, हाँ। कि बर्न रेट क्या है। ये पिछले कुछ सालों में ये जी, क्लैरिटी आ अगर- गई, बट आज से 10-12 साल पहले ये नहीं था। बिल्कुल। तो जब फंडामेंटल्स क्लियर नहीं होते और आप जो देखा देखी में आके आप एक स्टार्टअप चालू कर देते हो, तो आप आइडिएशन पे चालू करते हो, जो एक स्टार्टिंग पॉइंट है। लेकिन मुझे लगता है कि बिजनेस करने की जो एक बेसिक रिक्वायरमेंट होती है कि कैसे आप आइडिया को आप एक इम्प्लीमेंटेशन दौर पे ले आओ, स्टेज पे ले आओ, जहां पर एक्शन करके आप उसको प्रॉफिटेबल बनाओ। तो जितना जल्दी एक बिजनेस प्रॉफिटेबल होता है, उतना ही बिजनेस की फंडामेंटल स्ट्रांग है, ये समझ में आता है। तो वहां ना जाके हम जाने अनजाने में पैसा लेके उसको बर्न करते रहते हैं, और उस बर्न रेट को लेके हम एक गर्व या एक प्राइड महसूस करते हैं, या हम उसको बारे में अगर हम डींगे हाँकते हैं, तो कहीं ना कहीं वो एक दौर चला जिसकी वजह से स्टार्टअप में जो है मुझे लग रहा है कि बहुत सारा बंद होने की बंद होने के हम उसमें आए। लेकिन कुछ स्टार्टअप ऐसे हैं जिन्होंने समझा कि वी हैव टू गो टू अ प्रॉफिटेबल स्टेज एज सुन एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके हम प्रॉफिटेबल स्टेज में आए। तो उन्होंने अपने मॉडल को भी सीमित रखा, उसको प्रूव किया, और प्रूव करने के बाद जब वो एक प्रॉफिटेबल स्टेज में आया, देन उन्होंने इन्वेस्टर्स को कॉल किया कि आइए। और इंटेलिजेंट इन्वेस्टर वही होता है जिसको समझ में आता है कि इसमें आगे फ्यूचर में दम है, राइट, तो वो भी उसमें इन्वेस्ट करता है। राइट। अभी आपने दो चीज़ें बोली कि एक तो बर्न रेट की बात कही और प्रॉफिट करने की बात कही। एक ट्रेंड है मार्केट में जो मैं भी सुनता हूँ, शायद आप भी अवेयर होंगे इससे, कि जब भी लोग बोलते हैं यार फ्लिपकार्ट तो अभी भी पैसा बर्बाद कर रहा है, मतलब वो भी प्रॉफिट में नहीं है तो हम लोग नहीं आए, तो ये बहाना लोग दे देते हैं। इसमें कितना मतलब सत्य, क्या ये बहाना लेना चाहिए कि भाई फ्लिपकार्ट अभी भी बंद कर रहा है और हम तो भी शुरू भी नहीं हुए हैं? देखिए, ऐसे कितने फ्लिपकार्ट्स हैं। हाँ। ठीक है,
अगर आप देखो अमेजोन है तो अमेजोन ने भी काफ़ी साल पैसा बर्न किया, लेकिन जिस मॉडल में वो आए वो मॉडल ऐसा था जहाँ पर उनको पैसा बर्न करके एक मार्केट को स्टैब्लिश करना था। वो मॉडल ऐसा था कि अगर वो एक्सपैंड नहीं करेंगे एट अ स्पीड विच दे शुड, तो फिर वो बिजनेस उनके हाथ से निकल जाएगा। लेकिन ऐसे कितने मॉडल होते हैं, गिने चुने आपके फिंगर टिप्स में होते हैं। बाकी सारे मॉडल मुझे लगता है कि क्या होता है कि हम इन मॉडल्स को देखम देखी में हम वो करना शुरू करते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। तो जैसे फ्लिपकार्ट हो गए, अमेजोन हो गए, ओला हो गए, जोमेटो हो गए, ये जो मार्केट में बिल्कुल कुछ अनोखा लाने के लिए ये मॉडल्स आए हुए हैं। तो शायद इसमें उन लोगों को पैसा बर्न करना पड़ता है टू हैव सम काइंड ऑफ अ कंट्रोल ओवर द मार्केट, एक मार्केट में अपने एक मुकाम पे पहुंचने के लिए, बिकॉज इनका वॉल्यूम्स का काम है। अगर ये नहीं पहुंचे वहां पर तो इनका बिजनेस मॉडल सफल नहीं होगा। ओके, लेकिन सारे आइडिया ऐसे नहीं होते। बट व्हाट डू यू थिंक अबाउट द स्किल बेस्ड आइडिया? मतलब एग्जांपल लो कि मैंने आपको एक बोला कि आप बिजनेस शुरू करो, बट आप स्किल्ड नहीं है उसके, मतलब आपके फाउंडर के पास उसकी स्किल नहीं है, तो फाउंडर के पास उसका स्किल होना उस पर्टिकुलर धंधे का कितना जरूरी लगता है आपको? कि फाउंडर तो जैसे कि दो धंधा है, एक तो आपने बोला जो कि स्टार्टअप वाला चल रहा है, और एक जो ट्रेडिशनल जैसे कि जो बनिया मारवाड़ी जो सालों से करते आ रहे हैं, उसमें नो डाउट उनकी एक्सपर्टीज उनकी फैमिली से उनको मिल जाती है ना, वो पूरा का पूरा उनको सिस्टम मिल जाता है बना बनाया जिसको वो चला लेते हैं। बट हमारे आपके जैसे लोग जब शुरू करते हैं, जोश में शुरू कर देते हैं, भाई इनका चल गया तो हम भी शुरू कर देते हैं, मनीष गुप्ता जी अभी अच्छा कर रहे हैं बिजनेस को, तो मैं भी कल से वीडियो बनाना शुरू कर देता हूँ, बट मेरे अंदर वो स्किल नहीं है। तो स्किल्ड होना कितना जरूरी है एक फाउंडर का, या फिर वो रिसोर्स कर सकता है स्किल को बाजार से शुरुआती लेवल में? बाद में तो देखिए, शुरुआत में तो आपके पास किसी न किसी चीज़ की पकड़ तो होनी चाहिए। 100%। बिना उस पकड़ के आप बिजनेस कैसे चालू करें? राइट। क्योंकि सब चीज़ आप आउटसोर्स नहीं कर सकते। तो आप देखो कि जितने भी बिजनेस चालू हुए उसमें जो ओनर है, जो फाउंडर है, उसके पास कुछ तो काबिलियत थी, चाहे वो टेक्निकल काबिलियत हो, चाहे वो सेल्स की काबिलियत हो, चाहे बिल गेट्स हो या स्टीव जॉब्स हो, कोई सबने अपने अपने लेवल अपनी काबिलियत से वो काम चालू किया। एक्सपर्टीज थी उनकी। यस। उसके बाद एक मुकाम पे आए जहां पर अब उनको ये समझना पड़ेगा कि वो काबिलियत जिसकी वजह से वो एक बिजनेसमैन बने, एक उद्योजक बने, अब वही काबिलियत जो है उनको आगे लेके जा नहीं सकती। वो कहावत है ना कि व्हाट गॉट यू हियर विल नॉट टेक यू देयर। राइट। तो जिस चीज की वजह से आप एक अच्छे उद्योजक बन गए, एंटरप्रेन्योर बन गए, आपने कुछ पैसा कमा लिया, अब वही जो आपकी काबिलियत है वो आपके आगे का रुकावट बन जाएगी। तो 3-4 चीज जो मुझे लगता है कि एक एंटरप्रेन्योर ने, एक बिजनेसमैन ने ध्यान में रखनी चाहिए। अगर आप बोलते हो कि क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या क्या गुण हैं जो एक एंटरप्रेन्योर के अंदर होने चाहिए, तो सबसे पहला मुझे लगता है कि उसके अंदर एक ये बड़ा स्ट्रांग होना चाहिए कि भविष्य अच्छा है। द प्रॉमिस ऑफ द फ्यूचर शुड बी वेरी स्ट्रांग इन हिम। पर्टिकुलर बिजनेस का जो वो करने वाला है। हाँ, कि इस बिजनेस का भविष्य है, ये जिस काम में मैं हूँ इसका भविष्य अच्छा है। अगर आपके पास ये क्लैरिटी नहीं है तो फिर ये क्लैरिटी लेने के लिए रुक जाओ, क्योंकि आपको विश्वास भी नहीं है कि बिजनेस अच्छा होगा और आप उस बिजनेस में भी हो, तो ये एक बड़ा ही स्ट्रांग सिग्नल है कि आपका अच्छा नहीं होने वाला है। तो बहुत सारे उद्योजक जो है, एंटरप्रेन्योर्स हैं, बिजनेसमैन हैं, उनको ऐसा लगता ही नहीं कि फ्यूचर में इस बिजनेस में बहुत कुछ हो सकता है, और इसलिए वो रिस्क नहीं लेते, जो एक बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है बिजनेस का। दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो मुझे लगती है कि CTL, जिसको मैं CTL बोलता हूँ, चेंज टॉलरेंस लेवल, कि चेंज के प्रति, परिवर्तन के प्रति आपका टॉलरेशन, आप कैसे कितना टॉलरेट कर सकते हो। और बहुत से लोगों का टॉलरेंस लेवल जो है बहुत कम है। चेंज आता है, परिवर्तन आता है, घबरा जाते हैं, हिल जाते हैं, टूट जाते हैं, और वहीं बदल पर नहीं पाते। हाँ, तो आपका टॉलरेंस लेवल बड़ा हाई होना चाहिए, क्योंकि बिजनेस है ना, बिजनेस तो आप दुनिया में कर रहे हो, घर में तो नहीं कर रहे हो। दुनिया में कर रहे हो, दुनिया तो आपकी कंट्रोल में वैसे भी नहीं है, और दुनिया जिस स्पीड से बदल रही है, अगर वो एक्सेप्टेंस आपके अंदर नहीं है, उसको हैंडल करने की क्षमता आपके अंदर नहीं है, तो फिर आप तो भविष्य की छलांग ले ही नहीं पाओगे। भविष्य के आप वर्तमान को भी अच्छे तरह हैंडल नहीं कर पाओगे। राइट। तीसरी चीज मुझे लगता है सबसे इंपॉर्टेंट है, जो आपने ध्यान में रखनी चाहिए एज अ बिजनेसमैन, कि क्या मैं लोगों पे ट्रस्ट कर पा रहा हूँ। टीम की बात कर रहे हैं। टीम जो भी आपसे जुड़े हुए हैं, ठीक है। वो टीम हो सकता है, आपका वेंडर हो सकता है, आपका कस्टमर हो सकता है, आपका बैंकर हो सकता है, कोई इन्वेस्टर हो सकता है। तो जो भी आपके बिजनेस के साथ जुड़े हुए लोग हैं, इस पे ट्रस्ट कितना है? आपका ट्रस्ट अगर नहीं है तो आप बिजनेस को वैसे भी बड़ा नहीं कर सकते। हर लोगों पे, हर इंसान पे डाउट करोगे। आप चाहे टीम को, अच्छा सैलरी भी दे रहे हो, मजे की बात क्या है, उसको सैलरी भी दे रहे हो, ट्रस्ट भी नहीं है, और ट्रस्ट भी नहीं है, तो कैसे आप उसका रिश्ता बनाओगे। और चौथी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपके बिजनेस से किसी का कुछ प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है क्या, चाहे उसके घर का राशन ही क्यों ना हो, चाहे उसके कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट ही क्यों ना। आपको कोई ओला, उबर, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन नहीं बनना है, लेकिन कुछ तो आपका एक दुनिया है, चाहे वो एक सोसाइटी क्यों ना हो, राइट। चाहे एक हम बोलते हैं ना कि एक गांव का एक छोटा वाला पार्ट क्यों ना हो, वो उसको आपकी वजह से क्या फायदा हो रहा है,
अगर ये क्लैरिटी, चेंज क्या है सोसाइटी हाँ, में, तो आप वैल्यू ऐड क्या कर रहे हो? इम्पैक्ट क्या दे रही तो सोसाइटी अगर आप वैल्यू ऐड कर पा रहे हो अपने उस छोटे से दायरे के अंदर, तो फिर उसको बड़ा करने के आपको आगे रास्ते दिख जाएंगे। तो ये 4 चीजें अगर आ गई, तो मुझे लगता है कि बेसिक्स आपके फंडामेंटल बिजनेस के। राइट राइट, बिल्कुल। मैं आपकी बात से आता हूँ कि देखिए मुझे ना, आप तो खैर काफ़ी लोगों से मिलते हैं और काफ़ी बिजनेस जो नए फाउंडर हैं उनसे भी मिलते हैं और काफ़ी आप ज्ञान भी देते हैं। मुझे ना 2 तरह के फाउंडर काफ़ी मिले हैं। एक फाउंडर वो है जिसको ना शुरू करना है कुछ, है ना, उसके दिमाग में फितूर है कि मुझे कुछ शुरू करना है, और वो ट्रेंड देख रहा है, जो आपने ट्रेंड वाली बात बोली ना कि भाई अभी क्या चलने वाला है विजन, वो तो पूरा यूएस के सारे मॉडल को देखेगा, बाहर के सारे मॉडल देखेगा, बोला ये चल रहा है भाई, उसने अच्छा प्रेजेंटेशन बनाया और वो अपना पिच करता है, करना उनको कुछ नहीं है। दूसरे फाउंडर ऐसे मिले मुझे जिनको सब कुछ उन्हीं को करना है, वो ना लोड लेके बैठे हैं पूरी टीम का, टीम हायर कर रखी है, लोड उनके ऊपर है, उनको मार्केटिंग खुद देखनी है, उनको मतलब लॉजिस्टिक खुद देखना है, उनको एडमिनिस्ट्रेशन खुद देखना है। तो इस 2 में मतलब आपकी सलाह क्या है कि जो लोड लेने वाले लोग हैं वो ज्यादातर सक्सेस हुए हैं कि जो निश्चित है भाई होने दे जो होना है, मुझे तो बस नए ट्रेंड के साथ चलना है? मतलब एक फाउंडर की क्या क्वालिटी होनी चाहिए? क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क विद इन द टीम ये बहुत जरूरी है। मैं काफी फाउंडर से मिलता हूँ जो कि बहुत परेशान है, मतलब वो लोड ले रखा है ऊपर, सुबह से शाम मिलो उनके पास काम है। अरे भाई तुमने टीम क्यों हायर की है? तो आप कैसे उनको सजेस्ट करते हैं या गाइड करते हैं कि भाई अब थोड़ा बांटो काम को? देखिए, अगर आपने टीम ली है, इसका मतलब आपको विश्वास है कि बिजनेस बड़ा हो सकता है। टीम लेने का वो आपकी वाली बात है, ट्रस्ट नहीं है उनको। हाँ, उनको खुद पे ही ट्रस्ट है। खुद पे हाँ, तो खुद कभी कभी खुद का ट्रस्ट जो होता है वो उनकी काबिलियत पे ही होता है। ये बिल्कुल सही, लेकिन आपके काम के स्पीड को वो रोक रहा है। वो रोक रहा है क्योंकि आपको बाकी लोगों पे ट्रस्ट नहीं है। बिल्कुल दूसरा है कि आपके अंदर भविष्य को लेके, फ्यूचर को लेके क्लैरिटी नहीं है। राइट। तो जब ये दोनों का कॉम्बिनेशन हो जाता है कि आपको ट्रस्ट भी नहीं है और आपको फ्यूचर को लेके क्लैरिटी नहीं है, तो आप क्या करते हो, लोगों को ले लेते हो किसी के कहने पे, मोटिवेट होके, इंस्पायर्ड होके, कोई यूट्यूब वीडियो देख के, शायद मेरा वीडियो देख के आप इंस्पायर हो जाओगे कि यार लोग रखने चाहिए, लेकिन आप लोगों से काम नहीं करवा पाते। तो उसके 2-3 कारण, जैसे मैंने बोला, ट्रस्ट नहीं है नंबर 1, नंबर 2 आज तक आपने लोगों से डील नहीं किया है। हाँ, ये बड़ा है। तो काम देना क्या है, काम देना कैसे क्या है, देना कैसे है? देना है, ये आपने सीखा नहीं, समझा नहीं, कभी नहीं। इसकी मैच्योरिटी आने में समय लगेगा। हाँ। और वो मैच्योरिटी आने के लिए आपको लोग रखने पड़ेंगे, उनसे डील करने पड़ेगा। तब तक तो बिजनेस डाउन हो जाएगा। ये सोच कि बिजनेस डाउन हो जाएगा, मुझे लगता है कि इसको भी हमें थोड़ा साइड रखना चाहिए। ओके। क्योंकि ऐसा नहीं कि आपने अगर वो 6 महीने आप समझने में लगाया तो बिजनेस डाउन हो जाएगा, ऐसा नहीं है। अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा है, आप जो काम कर रहे हो वो अच्छा काम कर रहे हो, तो आप फिर मार्केट में आओगे। हाँ, आज आपके पास इतना समय नहीं है जितना आज से 10 साल पहले होता था। समझ गया। आज समय कम है। तो हमने आज तक कभी लोगों से डील नहीं किया, हमने अच्छे लोगों को ऑन बोर्ड या हायर करना सीखा नहीं। आज भी मैं कहता हूँ, मैं तो हंसी मजाक में बोलता हूँ कि जब इंटरव्यू लेता है एक एंटरप्रेन्योर, तो 3 सवाल पूछता है, भाई कहाँ काम किया, दूसरा सवाल पूछता है भाई क्यों छोड़ा, और तीसरा होता है कितना लेगा। तो उसको एक्चुअली पूछना लास्ट वाला ही होता है क्योंकि बाकी से वो अंदाजा लगाता है तो कितना लगेगा। पहला 2 तो भाई कैसे बात करूं डायरेक्टली, तो वो 2 सवाल जो है ना, वो थोड़ा सा एक माहौल बनाता है। नहीं, मुझे एक और चीज़ लगती है, आपकी बातों से मैं ऐड करता हूँ कि जो एंटरप्रेन्योर होता है वो, देखिए सब दिन उन्होंने जॉब ही किया है, तो उनको ना कमांड लेने की आदत है, कमांड देने की आदत, उनको टाइम लगता है उनको हमेशा बॉस कुछ न कुछ काम देता है। बिल्कुल। और क्या है ना, जब आपको मालूम है कि लोगों से आपने काम करवाना है और आगे बढ़ना है, तो आपने लोगों से डील करना सीखना चाहिए। इस समय की कीमत बहुत ज्यादा है, जैसा आपने बोला कि शायद बिजनेस सब तो डाउन हो जाए, तो आपने कॉम्बिनेशन करना चाहिए। कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है, आपने खुद का अनुभव बढ़ाते रहना चाहिए। आपकी मैच्योरिटी किसी काम में फिर बढ़ती रहती है। ट्रू। सेकंड, एग्री। आपका समय उतना नहीं है, तो आपने क्या करना चाहिए, बोरो करना चाहिए विजडम। एक तो अपना विजडम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं आप, करके आप वाइज होते जा रहे हो, बुद्धिमान होते जा रहे हो। एक है कि आपने किसी ने तो किया है ना, उसकी बुद्धि आप स्किल ले ली। हाँ, उसकी स्किल, उसकी बुद्धि, उसकी नॉलेज, उसका विजडम आप बोरो करो। और बोरो का मतलब ये आप बाय करो, हायर कर लो उसको। आप हायर कर लो। तो आप किसी कंसल्टेंट के पास जाओ, कोई किताब पढ़ लो, कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम कर लो, तो वहां से आपने 10-20% 30% सीखा, और यहाँ आप अपना कुछ इंप्लीमेंट कर रहे हो। इससे जो मैच्योरिटी आएगी, स्पीड अच्छी आएगी, मैच्योरिटी अच्छी आएगी, और आप लोगों को हैंडल करने के लायक बन जाओगे। तो इस पे कोई बुक अगर आप सजेस्ट कर पाएं, जैसे लगता है कि ये किताब तो पढ़नी चाहिए। देखिए, बिजनेस की तो बहुत सारी बुक्स हैं जो आपको, मेरे को लगता है कि अगर पॉडकास्ट देखोगे आप, तो पॉडकास्ट एक मैकेंजी का पॉडकास्ट आता है, HBR का पॉडकास्ट आता है, एक आता है मैं जो देखता हूँ रीफ हॉफमैन का आता है, और उसमें वो बोलते हैं कि हाउ डू यू स्केल अप। अच्छा। और काफ़ी इंसाइट्स देते हैं। एंड लीडरशिप की तो काफ़ी बुक्स हैं जो मुझे लगता है कि कोई भी मार्केट में जाए तो पढ़ सकते हैं आप। तो द आइडिया इज कि हमें आज तक लोगों से डील करके उनसे काम निकलवाना आया नहीं। जैसे मैं हमेशा ऐसा होता ना कि
आप किसी से पूछो कि भाई गाय दूध देती है क्या, कभी देखा है आपने, तो लोग हाँ आपके गांव में गाय है क्या, है आपने देखा है गाय को दूध देते हुए, अरे हमारा तो हमने रोज ही देखा, बचपन में ये देखा हमने। तो मैं कहता हूँ कि नहीं, गाय दूध देती नहीं है, निकालना पड़ता है। तो इसी तरह काम जो है लोग करता कोई नहीं है। करता, आपको निकालना आना चाहिए ना। आपने सिर्फ सैलरी दे दी, आपने काम तनख्वाह क्या दे दी और आप सोच रहे हो वो काम हो जाएगा। तो उनको आपको गाइड करना पड़ेगा, सिखाना पड़ेगा, आपके उनके मॉनिटरिंग के सिस्टम्स लगाने पड़ेंगे, रिव्यू के सिस्टम लगाने पड़ेंगे। तो फिर वो भी थोड़ा सा डिसिप्लिन हो जाता है राइट और फिर काम आना चालू हो जाता है। राइट राइट। ये सब इनके एब्सेंस में आपका पैसा भी जा रहा है और काम भी नहीं हो और प्रेशर भी आप ही के ऊपर है रहा है और सारा लोड आपके ऊपर है। तो ये तीनों चीज हो जाती है, पैसा भी नहीं आ रहा है, पैसा जा रहा है और आप काम कर रहे हो। और फिर आपको लगता है इन द एंड कि इस कंपनी का सबसे मेहनती एम्प्लॉय मैं ही हूँ, यू आर द हार्डेस्ट वर्किंग एम्प्लॉय ऑफ ए कंपनी, बाकी सब बैठे। अच्छा, दो प्रेशर काफ़ी फाउंडरों पे रहता है। एक तो नो डाउट वर्क का प्रेशर होता है, जो आपने बोला कि वर्क डिस्ट्रीब्यूट कैसे करें। दूसरा एक इन्वेस्टर का भी प्रेशर होता है कि भाई आप क्या कर रहे हो, कैसे करोगे, कब करोगे, प्लानिंग क्या है आपकी। तो इससे कैसे हैंडल करें एक नया फाउंडर या नया एंटरप्रेन्योर, कैसे उसको लगे कि भाई मतलब एक कहीं ना कहीं तो आपको ब्लॉक करना पड़ता है कि नहीं अब जो हो मतलब जिसके पैसे हैं नो डाउट उसके पैसे को सिक्योर करना, उसको बढ़ाना इनकी जिम्मेदारी है एंटरप्रेन्योर की। लेकिन जिनका पैसा लगा है वो भी जानते हैं कि ये बिजनेस है तो थोड़ा कुछ ना कुछ अप एंड डाउन तो होगा ही। बट मैं देखता बहुत सारे एंटरप्रेन्योर बहुत सारे प्रेशर में होते हैं, यार पैसे ले लिया, सीट आ गया, अब इसके ऊपर मुझे फंड रेज करना, मतलब वो लगे हुए हैं, इधर काम नहीं हो रहा है उससे पहले फंड रेज के लिए भी लगे हुए हैं, जो आ गया उसकी इक्विटी पे भी लगे हैं, मतलब दिमाग में इतनी चीजें चल रही होती है। मैं बोलता हूँ भाई तू काम कब करते हो, मतलब आप सोचते हो कब, मतलब काम भी तो करना है ना, उस पर तो ध्यान दो आप, दिन भर मीटिंग प्रेजेंटेशन। तो इससे कैसे हैंडल करें कि कहीं ना कहीं आप ब्लॉक कर दें अपने दिमाग को कि नहीं इस पे नहीं सोचूंगा, मैं 6 महीने सिर्फ काम सोचूंगा। देखिए ये तो इंडिविजुअल एक काम करने का आपका अप्रोच है। तो मेरे पास दोनों तरह के एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पर पैसे की रिक्वायरमेंट बहुत सर पे है कि उस पैसे के बिना वो आपका ऑपरेशन पूरा बंद हो जाएगा। इसका मतलब क्या, अभी क्राइसिस आ गया तो अभी जो फाउंडर को अभी फंड्स लाने ही पड़ेंगे। ठीक है, एक है जहाँ पर ऑपरेशन चल रहे हैं और फंड अगर नहीं आए तो ऑपरेशन जो है वो चल रहे हैं, मैनेज हो जाएंगे। तो उसमें कभी अगर ऐसा लगता है कि नहीं हमें फंड साइड भी अलाइव रखनी है, तो मेरा सजेशन ऐसा रहता है कि एक इंसान जो है वो फंड को के लिए अपने आप को इन्वॉल्व करे। और अगर वो फाउंडर ही है जिसको फंड लाना है तो फिर आपने एक अच्छे ऑपरेशंस हेड को लाना चाहिए जो इधर कंपनी चल रही है। अभी आप ऑपरेशन भी देख रहे हो और फंड भी ला रहे हो, फिर कंपनी फंस जाती। तो फिर आपको एक जगह जो है एक जगह सेट करनी पड़ेगी, आप दो नाव में सवार नहीं हो सकते। सो गेट गुड ऑपरेशंस हेड जो आपका अभी वर्तमान देख लेगा और आप भविष्य के फंडिंग के लिए आप भाग रहे हो। अच्छा, मैंने शार्क टैंक बहुत देखा और उसमें करीब से देखा लोगों को। दो तरह के लोग आते थे, एक तो नो डाउट जिनको पैसे चाहिए और उनकी गलतियां थी कि उनके पैसे बर्न हो गए किसी भी कारण से, जैसे उन्होंने मार्केटिंग पे ओवर स्पेंड कर दिया, टीम बहुत बड़ी रख ली, काम नहीं आया, है ना, कि आप सोचते हो कि मेरे पास इतना काम होने वाला है, आया ही नहीं, तो पैसे बहुत बर्न हो गए, उनको पैसे चाहिए। दूसरे बड़े इंटरेस्टिंग लोग मुझे वो लगे जो कि गुजरात से आ रहे थे, धंधे वाले, वो आते थे मजे के लिए, उनको पैसे नहीं चाहिए। वो मतलब इनडायरेक्टली देखे तो इनकी ही मतलब वो बता के जाते थे कि भाई धंधा कैसे होता है। तो ये दोनों एंटरप्रेन्योर हैं, दोनों फाउंडर हैं, दोनों को पैसे की जरूरत है, बट एक मजे लेके जा रहा है शार्क टैंक में सारे शार्क्स का कि भाई मतलब मुझे नहीं चाहिए आपका पैसा, मैं तो बस आया। तो किसी लोग पूछते भी थे शार्क वाले का आप क्यों आए इधर, तो बस मैं तो देखने आया कि क्या हो रहा है इधर। और दूसरे बेचारे सेम ग्रुप में, सेम एज ग्रुप, सेम स्किल, प्रेशर में चल रहा है। तो आप मिले हो कभी ऐसे लोगों से जिनको सिर्फ फन करना है भाई और उनका धंधा सेट है, वो अपने धंधे में एक्सपर्ट है, उनको कोई भी प्रेशर नहीं आता उनके ऊपर। तो आपका कोई तजुर्बा ऐसा हो कि जब कोई लोग मिले हो आपको और आपने कहा ये तो बड़ा फनी आदमी निकला यार, इतना बड़ा बिजनेस इतनी आसानी से चला रहा है? नहीं, ये ऐसे लोग नहीं मिले मुझे, लेकिन मुझे ऐसे लोग जरूर मिले हैं जो अपने बिजनेस को करते समय रिलैक्स्ड हैं। अच्छा, काम कर रहे हैं और काम आनंद से कर रहे हैं। वाह। और ऐसे भी लोग मिले जो काम में बहुत स्ट्रेस्ड है, काम के पेचीदापन में इतना इन्वॉल्व हैं, इतने उसमें अटक गए हैं कि उनको लगता है काम ही उनका स्ट्रेस का कारण है। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको लगता है कि काम ना हो तो फिर उनके जिंदगी में आनंद चले जाएगा कि वो काम से इतना आनंद पा रहे हैं। तो दोनों के उसमें अगर आप देखो, अगर आप ऊपर से देखोगे ना, तो कभी कभी जैसे होता है कि आप सुनते हो कि कोई बोलता है, बिजनेसमैन बोलता है अपने फैमिली को, अरे मैं आ नहीं सकता, मैं काम में अटका हूँ। कोई बोलता है मैं यहाँ शादी में नहीं आ सकता, मैं कोई फंक्शन में नहीं आ सकता, मैं अटका हूँ। तो मेरा ऐसा कहना है कि मैं देखता हूँ कि अटका नहीं है कोई इंसान, कि nobody is ever stuck somewhere.
बोलते हैं ना कि आपकी चॉइस है वहां अटकना, हम्म, आप अटके नहीं हो, आपकी चॉइस है आप वहां अटकना, क्योंकि जब आपने चॉइस ले ली होती है तो आप वहां से निकल जाते हो। तो ये आपका कहना कि मैं बिजनेस में इतना अटका हूं कि मैं टाइम नहीं दे पा रहा हूं, आप अटके इसलिए हो क्योंकि आपने अपने ना अटकने के लिए कोई प्रोविजन नहीं किया है। और ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपने आप को वहां से फ्री करने के लिए अपने अपने आप को तैयार कर रहे हैं। तो ये, और जो जिसने अपना अपना आप को फ्री करने का एक प्रोविजन कर लिया, तो वो फिर वो बिजनेस को करने का तरीका उसका इतना साफ सुथरा होता है, तो वो आनंद लेता है बिजनेस में। जब आपके बिजनेस को करने में आप अपना आप को इतना अटका देते हो कि आप अपने जीने के तरीके को खो देते हो, चाहे Disturb कर वो रहे हो हेल्थ को हो, चाहे आपके बच्चों Right, का बड़ा होना हो, राइट राइट। कि बहुत से बिजनेसमैन ने अपने बच्चों को बड़े होते हुए नहीं देखा है। और मेरा हमेशा से कहना रहा है कि क्यों ये मिस करते हो सिर्फ बिजनेस के लिए? आपकी जिंदगी जो थी या है, आप इस दुनिया में सिर्फ पैसा कमाने के लिए तो नहीं आए, आप इस जिंदगी में जीने आए हो। उस जीने में काम एक चीज है, आउट ऑफ द मेनी थिंग्स, उन सब में से एक चीज है आपका बिजनेस। बिजनेस ही पूरी जिंदगी नहीं है, लेकिन आपको देख के कोई भी ऐसा अनुमान लगा सकता है कि ये शायद काम ही करने आए थे और काम करके निकल जाएंगे। तो आपने अपने हेल्थ को दांव पे लगा दिया, आपने अपने बच्चों को बड़े होते हुए से देखने से आप चूक गए। आप अपने घर में जाते हो तो आप थके हारे पहुंचते हो, माँ बाप को आप टाइम नहीं दे पाए, दोस्तों के साथ आप जो जहाँ घूम सकते थे आप घूम नहीं पाए, समाज में जो आप कंट्रीब्यूशन कर सकते थे आप वो नहीं कर पाए, स्पिरिचुअलिटी के ओर जो आप जा सकते थे आप ध्यान meditation खुद को नहीं कर एक्सप्लोर पाए। नहीं किया आपने। तो ये आपने अगर काम के नाम पे इतने बिल फाड़े हैं, तो उस समय कोई आपके पास आ जाए, कोई प्रकाश जी आ जाए और बोले यार सुनो बिजनेस को और बड़ा कर सकते हैं, तो वो उद्योजक सोचेगा यार ये करने में ये सब देना पड़ा अब नहीं करना। और ये बड़ा करने को बोल रहे हैं, तो इसमें तो निबट ही जाएंगे हम। हाँ, तो बहुत से एंटरप्रेन्योर जो है वो बड़ा होने से अपने आप को डरते रोकते हैं, क्योंकि उनको डर लगता है कि इतनी कीमत दे चुका हूँ, Right. अब और कीमत नहीं दे सकता। और मैं कुछ लोगों से मिला हूँ जिनको देख के मुझे लगता है कि कीमत इतनी नहीं देनी होती है। लोगों ने आनंद भी लिया है बिजनेस का, और जब वो आनंद लिया होता है किसी चीज में, तो उसको बड़ा करने के लिए आप हमेशा तैयार रहते हैं। राइट। तो ये एक फर्क है। बिल्कुल बिल्कुल सही। और मैं समझता हूँ सिस्टम को भी, जब आप नया बिजनेस कर रहे होते हो और एक गवर्नमेंट का भी सिस्टम है टैक्सेशन, और आपको समझ नहीं होता है आपको क्या ना, बहुत सारे मैंने देखे हैं बिजनेस जो कि साल 2 साल बाद उनको समझ आता है कि अरे यार मैंने जीएसटी तो भरा नहीं, मैंने टैक्स तो सही टाइम पे दिया नहीं, अब उनका DIN नंबर भी मतलब ब्लॉक हो रखा है, मतलब उनसे कहाँ गलती हो जाती है उनको ही नहीं पता होता है, उनसे गलती हो चुकी होती है। अभी इसमें एक जो एड ऑन आता है कि मतलब जब भी आप ऐसे एंटरप्रेन्योर से मिलते हैं या फाउंडर से, और वो ना बड़े डिप्रेस हो चुके होते हैं, टेंशन में होते हैं, डर लगता है उनको। मैं बहुत लोगों को जानता हूँ पर्सनली, जो आपने बात बोली कि लोग बड़ा करने से डरते हैं कि अब मतलब अब ज़्यादा एक्सपेंड करूँगा तो मैं फैल जाऊँगा, क्योंकि उन्होंने मतलब इतने में ही फैल गए वो। नहीं, उसमें डरते तो हैं, लेकिन उसको वो कहते नहीं दुनिया से कि मैं डर रहा हूँ, तो उसके लिए उनके पास आंसर क्या वो तो होता है? एंटरप्रेन्योर कैसे बोल सकते हैं उनका ईगो है सामने। तो वो उसको कहने का तरीका उनका क्या होता है? अरे खानी 2 रोटी है यार। हाँ यार। तो ये उनका जो है ना दुख दर्द बोल रहा दर्द है, होता है कि और 2 वो रोटी फिलॉसफी खानी है। में उसको छुपा के बोल रहे हैं कि यार क्या करना है, खाली 2 रोटी है। अरे ये सब आपकी फिलॉसफी नहीं बोल रही है, आपका दर्द बोल रहा है, क्योंकि आपने जिस ढंग से इतने सालों से बिजनेस किया है वो आपने ढंग से नहीं किया है, और ना ही आपने सीखने की कोई इच्छा रखी है। राइट। भाई आज आप देखो, एक समय था जब छोटे थे तो हमारे माँ बाप ने हमें बड़ा किया, उन्होंने कोई पेरेंटिंग का क्लास ज्वाइन नहीं किया, उस समय आवश्यकता भी नहीं थी। ट्रू। और वो जिस ढंग से वो थे और जिस ढंग से हम थे, हमारे पास कोई एक्सपोजर नहीं था, ना हमारे पास टीवी था, ना हमारे पास कोई गैजेट्स थे, तो हम घूम फिर के हम घर में आते थे, वो भी घूम फिर के रात को काम करके घर में आते थे, तो हमारा इंटरेक्शन होता था, चाहे वो डांट का हो, मार का हो, समझ गया। सब इंटरेक्शन होता था, तो क्योंकि और कोई तरीका नहीं था अपना टाइम पास करने को, तो उस चक्कर में रिश्ते अच्छे थे और पेरेंटिंग अच्छी होती गई। आज के समय में जब बच्चे के पास 1000 डिस्ट्रैक्शंस हैं और माँ बाप बड़ा हुआ है उस बैकग्राउंड से, तो उसको तो सीखना पड़ेगा ना, इसको कैसे हैंडल करूं मैं। 100%। तो आज एंटरप्रेन्योर के साथ वही हाल है कि जब आज से 20-25 साल पहले बिजनेस करते थे, आपने कुछ नया नहीं सीखा, चलेगा, अब अब नहीं चलेगा। अब आप सीखने से चूक रहे हो, तो सीखने से चूक रहे हो तो आप उसका खामियाना क्या कर दे रहे हो? अपनी हेल्थ से या अपने समय से दे रहे हो, अपनी पर्सनल लाइफ से दे रहे हो। और ये जिद कि मैं खुद ही सीखूंगा, ये जिद का कोई समाधान नहीं है और इसका नुकसान बहुत है। आपको लेने पड़ेंगे, क्लासेस लेने पड़ेंगे। ओके। एक फाउंडर एंटरप्रेन्योर हमेशा एक ना फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजरता ही रहता है, मतलब वो पैसे हैं भी उसके पास और फिर भी वो हमेशा एक प्रेशर में है, तो उससे कैसे निकले वो, मतलब फाइनेंशियल फ्रीडम उसको कैसे मिले कि भाई कि
मतलब कम से कम उसके इंडिविजुअल तो होता क्या है ना कि जब मैं बहुत सारे एंटरप्रेन्योर को जानता हूँ जो कि पैसे तो उन्होंने ले लिए, अब उन्होंने अपनी सैलरी डिसाइड नहीं की जोश में, शुरुआत में अपनी सैलरी फिक्स नहीं कर पा रहे हैं, और अब उनको घर में भी पैसे देने हैं क्योंकि उन्होंने जॉब छोड़ी है, जॉब छोड़ के अब वो बैलेंस नहीं कर पाते हैं, कंपनी का पैसा, अपना पैसा, मेरा पैसा। शुरुआत में तो जोश होता है ना कि भाई हमने शुरुआत की, बट अपने पैसे कहीं से लिए हैं और आपने अपने स्किल का पैसा नहीं लिया उसमें, अब आप बैलेंस नहीं कर पा रहे सबको। देखिए फाइनेंशियल फ्रीडम जो है ना, ये एक जो शब्द है अभी आजकल बहुत बोला जा रहा है फाइनेंशियल फ्रीडम। तो सबसे पहले कि हमारी डेफिनेशन क्या, हमारी समझ क्या है फाइनेंशियल फ्रीडम को लेके। फाइनेंशियल फ्रीडम वो नहीं है कि मुझे अभी पैसे की जरूरत ना हो, इतना मेरे पास पैसा आ जाए तो मैं आज़ाद हूँ फाइनेंशियली। ऐसा सोचता तो हर ऐसा कोई सोचते लोग हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं। होता भी नहीं, और डेफिनेशन भी ये नहीं है। तो मेरे हिसाब से, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरी डेफिनेशन सही है, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ तो मैं अपने बारे में ही बात करूंगा कि मेरी समझ क्या बोलती है। तो फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब यह है कि ये सोच कि मेरी जिंदगी पैसे कमाने में नहीं जानी चाहिए, कि मैं जी रहा हूँ तो सिर्फ पैसा कमाने के लिए जी रहा हूँ। मैं जी रहा हूँ तो उसके बहुत से एस्पेक्ट्स हो सकते हैं मेरे जीने के। तो वो सिचुएशन में कैसे आऊँ जहाँ पर पैसा मेरा ड्राइविंग फोर्स ना बने। अच्छा, तो उसके लिए स्टार्टिंग में देखिए पैसा लगता है जिंदगी जीने के लिए, लेकिन जिंदगी जीनी नहीं है पैसा कमाने के लिए। ये हल्का सटल डिफरेंस है इसमें। आपको पैसा लगता है जिंदगी अच्छी, एक नॉर्मल अच्छी जिंदगी जीने के लिए, तो वो पैसा जो है वो कितना है, ये आपने सबने डिसाइड करना चाहिए। इसकी लिमिट कोई आपको बताता नहीं है कि मेरी लाइफस्टाइल कैसी हो, मेरे खर्चे कैसे होने चाहिए, मेरा रहन सहन कैसा होना चाहिए। तो सबसे पहले ये क्लैरिटी, और यहीं पर लोग जो है क्लैरिटी रखते नहीं है। कभी बहुत लालची बन जाते हैं, कभी बेचारे बहुत सहमे बन जाते हैं। हल्का सा पैसा आता है तो उनके सपने और बड़े हो जाते हैं कि अच्छा ये चाहिए, फिर उसके पीछे भागना चालू करते हैं। तो आपको पहले डिसाइड करना पड़ेगा कि आपकी लाइफस्टाइल कैसी आपको चाहिए, फिर उसके लिए कितना पैसा चाहिए, और उस पैसे के लिए फिर मेरे हिसाब से आपको कुछ साल मेहनत करके वो पैसा कमा लेना चाहिए। अच्छा, मेहनत करके वो पैसा कमाना चाहिए। मतलब उसी बिजनेस से या फिर उसी बिजनेस से, उसी बिजनेस से, उसी बिजनेस से। तो एक तो ये तरीका है, इंडिविजुअल व्यक्ति की बात कर रहे हैं। हाँ, इंडिविजुअल तो लेकिन अगर आपने बहुत ही ज्यादा एस्पिरेशन लेके रखे हुए हैं जो उस बिजनेस से संभव ही नहीं है, तो आप अटक जाते हैं। इसलिए मैंने कहा बड़ा जरूरी है कि आपको कितना पैसा चाहिए, और ये बिजनेस दे पाएगा कि नहीं, ये दे पाएगा नहीं दे पाएगा, तो वो आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। एक ये। दूसरा तरीका, दूसरी सोच क्या है फाइनेंशियल फ्रीडम की, कि जैसे सा पैसा आता है आपने अपने सपनों को बांध के रखना है अभी, और वो पैसे को आपने इन्वेस्ट करते जाना है। तो आप जब इन्वेस्ट करते हो तो वो इन्वेस्टमेंट, चाहे वो आप वो म्यूचुअल फंड्स में करो, चाहे वो शेयर्स में करो, वो जो भी आपके पास इंस्ट्रूमेंट्स हैं इन्वेस्टमेंट के, तो उसका फायदा क्या होता है कि आप जब सो रहे हो तो वो पैसा भी आपका कमा रहा है, तब भी कमा रहा है आपके लिए। ये हमने बहुत बार सुना है, बहुत से लोगों ने इस पर बात करी है, और आप लोगों ने, मुझे लगता है कि जो मुझे सुन रहे हैं इस समय, उन लोगों ने ऐसे एक्सपर्ट्स को सुनना चाहिए। और वहाँ से एक एक्सपर्ट आए भी थे मेरे पास, इस पे म्यूचुअल फंड पे बात कर रहे थे। तो वो उनके पास बहुत क्लैरिटी होती है कि आपका पैसा आप जब सो रहे हैं तब भी कैसे आपका पैसा आपको बनता है, बनता रहे। तो वो एक है। लेकिन ये सबका उद्देश्य क्या है कि ये पैसा आ रहा है मेरा, जो मेरे खर्चे देख रहा है, मैं फाइनेंशियली फ्री हो गया, अभी मुझे कमाना नहीं पड़े, ऐसा नहीं होता है। आपका फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब मेरे हिसाब से ऐसा है कि आपके जो खर्चे हैं घर चलाने के, आपके जो खर्चे हैं आपके ओवरऑल छोटी मोटी लाइफस्टाइल को जीने के, मैं बड़े खर्चे की बात नहीं कर रहा हूँ कि आपने दुनिया देखने जाना है, करोड़ खर्च करना है। आई एम जस्ट सेइंग कि आपके घर के खर्चे, आपकी गाड़ी का खर्चा, आपकी EMI, आपका बेसिक खर्चे अगर कहीं बाहर से निकल सकते हैं, तो वो कमाने के लिए बिजनेस नहीं है। फिर बिजनेस को आपने मुक्त कर दिया कि वो आपके खर्चे निकाले, तो आपका रिस्क टेकिंग एबिलिटी बिजनेस में बढ़ जाती है। फिर आप बिजनेस को भगा सकते हो क्योंकि अभी इससे डर नहीं है कि मेरा घर चले ना चलेगा नहीं चलेगा, और फिर अब बिजनेस बहुत बढ़िया मुकाम पे जाता है। सबसे बड़ा कारण क्या होता है कि एंटरप्रेन्योर जो है, बिजनेसमैन जो है, अपने बिजनेस को अपनी गाय समझ के उसको दूध निकालते रहता है, और वो कितना दूध उसको पीना है उसको समझ नहीं आ रहा है। तो बिजनेस ऐसी गाय है कि जहां पर दूध आपको उतने लेने चाहिए जितने जरूरत है, और बाकी दूध वापस गाय को पिलाना चाहिए कि गाय जो है और मजबूत हो जाए। ये वो बिजनेस। तो हम वो पैसा डालते नहीं बिजनेस में, अच्छा सिस्टम डालते नहीं, अच्छे प्रोसेस लाते नहीं, अच्छे लोगों को हायर नहीं करते, उस चक्कर में जो है बिजनेस आगे बढ़ता नहीं, हम और बड़ा पैसा नहीं कमा पाते। तो फाइनेंशियल फ्रीडम के मेरे हिसाब से वो आज़ादी जहाँ पर आप अपने बिजनेस को अपने खर्चे के लोड से मुक्त करते हैं, और जब आपका बिजनेस को स्ट्रेस नहीं है कि आपका घर चलाना है, तो आपकी हिम्मत बढ़ती है कुछ डिसीजन लेने की जिसमें बिजनेस आगे बढ़ सकता है। राइट राइट, दैट्स द वे। मैंने सुना था इनको नितिन गडकरी जी एक बार बता रहे थे कि देखो भाई, बेटा मैं पॉलिटिक्स में इसलिए नहीं हूँ कि यहाँ से कमाना है, मेरा एक धंधा चल रहा है, तो राजनीति सच में मैं सेवा कर रहा हूँ और मुझे ज़रूरत नहीं है मतलब इससे पैसे निकालने की, मेरा एक अच्छा बिजनेस है, पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। तो लेकिन जो लोग डिपेंड हो जाते हैं कि मैं पॉलिटिक्स में आ रहा हूँ और
और यहीं से हाँ, निचोड़ूंगा जितना निकाल फिर सकूं। आपका फिर तो आपका ध्येय बदल गया ना। बिल्कुल बिल्कुल मकसद बदल जाता है और फिर वो सारा आपके बारे में समीकरण ही चेंज हो गया आपका। तो इसी में एक मैं हल्का सा ऐड करता हूँ कि ये जो वर्ड निकला ध्येय, क्या आपका ध्येय क्या है? इस उद्देश्य क्या है आपका बिजनेस में आने का? जैसे intention पॉलिटिक्स में क्या आने का उद्देश्य क्या है? तो अगर आपका उद्देश्य हो कि मेरा घर चले उससे, तो फिर ये तो आप गलत उसमें आ गए ना। पॉलिटिक्स तो सेवा का एक माध्यम है। राइट राइट उसी तरह बिजनेस भी एक सेवा का माध्यम है इन दी फॉर्म ऑफ ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन तो होता है, उसमें पैसे का लेन देन होता है, राइट लेकिन उसकी वजह से शायद दुनिया अच्छी बन सकती है और बनती है। तो जैसा ही एक एंटरप्रेन्योर ये सोच से बिजनेस करता है कि मेरी वजह से कुछ जिंदगियां, चाहे वो मेरे टीम मेंबर्स की हो, चाहे जो मेरे प्रोडक्ट कंज्यूम कर रहे हैं उनकी हो, अगर इनकी जिंदगी अच्छी बन जाए तो फिर आप देखो कि जो वहां से एक फील गुड फैक्टर आता है, वो आपको और ताकत देता है कि आप उसको और बड़ा लेवल पे करो। राइट लेकिन जब वो आपके चिंता का विषय बन जाता है कि मेरा घर यहाँ से चल रहा है, तो आप हर छोटे खर्चे को दबा के वहां से पैसा कमाना चाहते हो, उसमें आप क्वालिटी से हेरफेर करते हो, आप टैक्सेशन में ऊपर नीचे करते हो, आप कस्टमर के साथ जो क्वालिटी में जो होना चाहिए वो आप वो नहीं दे पाते हो, सैलरी आप कम करते हो लोगों की, तो फिर आपका सारा जरिया जो है मार्केट से पैसा कमाना नहीं होता है, आप अपने बिजनेस में पैसा बचा के कमाना चाहते हैं, समझ गया। और यहीं पर हम अटक जाते हैं। अभी एक और चीज़ है, जैसे कि आपने बोला कि आप हायरिंग करते हो और हटा देते हो। अभी ना बड़ा ट्रस्ट वाला इशू है कि लोगों को ना जो एम्प्लॉय है उनके बीच में एक आप उनका ना ट्रस्ट लूज करते हो कि भाई मुझे कभी भी हटाया जा सकता है। मेरे एक दोस्त हैं, जानकार हैं, उनको जब काम बढ़ जाता है फटाफट 30-40 लोग हायर कर लेते हैं और फिर ऑब्वियसली बात है, ये तो स्टार्टअप है, काम जहाँ डाउन होता है फिर सबको हटाने लगते हैं। तो ये ना एक ट्रस्ट खत्म हो जाता है लोगों का उस कंपनी के प्रति, जिसको बचा के रखना बड़ा मुझे लगता है जरूरी है। तो आप जो बिजनेस कोच में जहाँ भी आप लेसन देते हैं उसमें क्या बताते, क्या एग्जैक्ट क्या सिलेबस होता है आपका? तो मैं भी एक लेसन ले लूँ अपने लिए। हम उसकी फीस लेते हैं। हाँ लकीली मेरे पास फ्री में है। तो मुझे देखिए, सबसे पहला होता है कि आपको बिजनेस से करना क्या है। तो बिजनेस को ये शॉर्टेस्ट नहीं बताइए, ब्रीफ का तो पैसा है। सबसे शॉर्टेस्ट बिजनेस प्रोग्राम होगा मेरा ये। तो मुझे लगता है कि जैसे अगर आप एनालॉजी यूज करता हूँ उसमें सबको समझ में आ जाएगा। राइट। जब हमारा बच्चा होता है, वी बिकम अ पेरेंट, हम माँ बनते हैं, तो हमारा बच्चा अगर 6 महीने का है, साल भर का है, तो वो हम पे आश्रित है। तो उसको खाना भी हमने खिलाना है, उसकी देखभाल भी हमने करनी है, उसकी नैपी भी हमने साफ करनी है, उसको हमने उंगली पकड़ के चलना भी सिखाना है, तो सारा काम हमने करना है, बिकॉज बच्चा जो है वो अपने आप नहीं कर सकता। तो हमें उस बात का दुख नहीं होता, इनफैक्ट हमें खुशी होती है उसकी सेवा करने में कि हम कर पा रहे हैं और हम अपने आप को अच्छे माँ बाप मानते हैं कि हम उसके कर पाए। फिर वो बच्चा जो है 1 से 1.5 साल बाद जो है वो बच्चा अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है। तो आज तक तो कोई माँ बाप देखा नहीं जो दुख मनाए उस बात का, सभी खुश होते हैं, हर कोई खुश है। फिर वो बच्चा जो है वो थोड़ा चलना चालू करता है, माँ बाप और खुश होते हैं। फिर बच्चा जो है अपने कपड़े पहनना चालू करता है, माँ बाप और खुश होते हैं। फिर अपने हाथ से खाना पीना चालू करता है तो माँ बाप और खुश होते हैं। फिर वो उसको स्कूल भेजा जाता है, फिर वो स्कूल से आता है, माँ बाप उसको होमवर्क करा रहे हैं, सिखा रहे हैं। एक समय आता है कि वो बच्चा बोलता है, पापा अब आपसे तुमसे ना हो पाएगा, ये मैथमेटिक्स हम खुद ही कर लेंगे, तुम सिखाओगे तो जो हमने सीखा वही भूल जाएंगे। तो वो कहता है मैं खुद ही पढ़ लूंगा। तो माँ बाप कहते हैं यार ये तो बच्चा अपना पढ़ रहा है। ऐसे करते करते वो बच्चा 10th पे आता है, 10th के बाद 12th आता है, माँ बाप और खुश होते हैं कि अपना जा रहा है कॉलेज, अपना कॉलेज से आ रहा है, फिर उसकी नौकरी भी लग जाती है, अपना कमा भी रहा है, फिर शादी हो जाती है, अपना घर भी उसने सेट कर लिया है। तो इन सब सिचुएशन से माँ बाप बड़े खुश होते हैं कि बच्चा देखो अपनी जिंदगी जी पाया, हमने जिस चीज कारण बच्चे को लेके आए कि बच्चा जो है अपनी जिंदगी को अच्छे से जी ले, वो कर पा रहा है। अगर इसको हम उल्टा ले लें कि बच्चा जो है वो 12th में आ गया है, फर्स्ट ईयर में आ गया है, वो ग्रेजुएशन कर रहा है, लेकिन माँ बाप पे अभी भी आश्रित है, अभी भी माँ बाप जो है उसको 12th में बच्चा है 18 साल का, वो उसको बोर्ड एग्जाम के लिए छोड़ने जा रहे हैं। जो मैं देखता हूँ कभी कभार होते हैं कुछ बच्चे से कि क्यों जा रहे हो, बच्चा बड़ा हो गया है, 6 फीट का हो गया है आपका बच्चा, खुद जा सकता है, आ सकता है, या तो कोई चैलेंज हो तो हम समझ रहे हैं। आप उसका नाश्ता लेके बाहर खड़े हो जैसे वो क्लास 1 में या नर्सरी केजी में हो, तो कहीं ना कहीं आप पे आश्रित है वो। तो आश्रित है तो फिर कहीं ना कहीं आपको अंदर से लगेगा हम कहीं चूक गए इसको बड़ा करने में। शादी हो गई है उसकी बच्चे की, लेकिन फिर भी वो उस हिसाब से नहीं बन पाया जैसा बनना चाहिए था, या वो उसकी बिजनेस या नौकरी वैसे नहीं लग पाई, तो आपको कहीं अंदर से गलानी होगी। मैं कहता हूँ बिजनेस भी तो आप ही का बच्चा है, आप ही ने जन्म दिया उसको। तो शुरू के कुछ साल आप ही नैपी साफ करते थे, आप ही सब खिलाते थे, तो इनवॉइस भी आप बनाते थे, डिस्पैच भी आप करते थे, प्रोडक्शन भी आप करते थे, परचेज भी आप करते थे। वो ठीक था क्योंकि आप अकेले थे, आप बच्चा छोटा था। फिर आपकी सोच क्या होनी चाहिए धीरे धीरे कि ये मेरे कौन से मॉनिटरिंग से मेरा बिजनेस फ्री हो जाए।
कौन सी चीज बिजनेस अपना आप कर ले। ये परचेज अपना आप कर लेगा क्या, चलो इस साल मैं इससे मुक्त होता हूँ। अच्छा ये सेल्स अपना आप कर लेगा क्या, इससे इस साल मुक्त होता हूँ। अच्छा ये अभी पूरा टैक्सेशन वगैरह अपना आप कर लेगा क्या, इससे मैं मुक्त होता हूँ। और ये सोच कि मैं इसमें से कितना मुक्त हो सकता हूँ, क्योंकि ये काबिल होना चाहिए मेरा बिजनेस। अभी 15 साल हो गए, 20 साल हो गए आपके बिजनेस को करते हुए, और आज भी बिजनेस आप पे हर चीज के लिए मोहताज है, तो कहीं ना कहीं हम अच्छे माँ बाप नहीं बन पाए अपने बिजनेस के। तो पूरा जो मेरा बिजनेस का जो कॉन्सेप्ट होता है वो इस पे होता है कि क्या हम धीरे धीरे उन चीजों से मुक्त हो जाएं जो हमारी वैसी भी ताकत नहीं थी, समझ गया। और हमने वही पकड़ के रखनी है जो हमारी ताकत थी। तो क्या होता है कि जब हम बाकी चीज नहीं छोड़ते, जो हमारी ताकत थी हम उसमें काम नहीं कर पा रहे, बाकी चीज में तो वैसे भी हम निकम्मे थे, वैसे भी वो चीज का बुरा हाल है, तो बिजनेस का भी बुरा हाल हो जाता है। समझ गया। दी होल आइडियोलॉजी इज जो आपकी एक्सपर्टीज है उसको पकड़ के रखो, और बाकी धुरंधर लोग लेके आओ जो अपने एक्सपर्टीज के एरिया के लोग हैं। तो सेल्स का सबसे दिग्गज आदमी लेके आओ जो आपसे भी बेहतरीन हो सेल्स में, टेक्निकलिटी में आपसे भी भयंकर टेक्नोलॉजी का आदमी आप लेके आओ। आप एचआर में हो तो एचआर में आप सबसे बढ़िया इंसान जो आपको लग सकता है आपके कंपनी के अंदर आपकी पगार पे, उसको लेके आओ। जब ऐसे अच्छे लोगों की आपकी टीम बन जाएगी तो वर्ल्ड कप क्यों नहीं जीतोगे यार। राइट। आप गली के क्रिकेट को लेके वर्ल्ड कप जीतने की बात करते हो, और वैसे भी आप धोनी तो हो नहीं। आपको समझना है कि आप कैसी टीम बनाना चाहते हो और कौन सा टूर्नामेंट खेलना चाहते हो। तो अगर गली क्रिकेट खेलना है तो गली क्रिकेट के साथ जो दुख है, जो आपको ग्लानी है, वो तो आएगी, जो सुख है वो भी आएगा, लेकिन आप संतुष्ट होने चाहिए कि मेरा यही गेम है। आपके सपने हैं वर्ल्ड कप के, खेल रहे हो आप गली क्रिकेट क्योंकि आपकी टीम वैसी है, तो फिर ये दोनों कॉम्बिनेशन नहीं बैठ रहा है। या तो ये सपना छोड़ दो या फिर ये खेलना छोड़ दो। खेलेंगे गली क्रिकेट, सपना देखेंगे कुछ और नहीं चलेगा। टीम बहुत इंपॉर्टेंट है। टीम इंपॉर्टेंट है। टीम को जो टीम ऑनबोर्ड आती है, तो टीम अच्छी टीम क्या कहती है, आपने अच्छे अच्छे बैट्समैन ले लिए, आप उनको बल्ला दे रहे हो गली वाला, तो कहेंगे भाई बैट भी अच्छा दो, इक्विपमेंट्स, रिसोर्स अच्छे दो, ट्रेनिंग मुझे अच्छी दो। आप कहते हो नहीं हम अच्छी सैलरी दे रहे हैं, तुम परफॉर्म करो। अरे अच्छे सैलरी के बाद भी आपको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी उनको। टीम को कहाँ जाना है, विजन, भाई कहाँ तुम्हें हायर क्यों किया है। कोई अनजान, कोई आप छोटे बड़े किसी इंसान को हायर करोगे जो जिसका सोच उतनी नहीं है, जो इतना काबिल नहीं है, वो आपसे कभी नहीं पूछेगा कि अगले 2-3 साल में कंपनी कहाँ जा रही है। लेकिन आपने अच्छे खिलाड़ी को अगर हायर किया तो वो पूछेगा आपसे हम कौन सा टूर्नामेंट खेलने वाले हैं, और आप बोलोगे कि हम तो कोई टूर्नामेंट नहीं खेलेंगे, हम तो ही खेलेंगे, तो या तो वो आप जैसा बन जाएगा गली का क्रिकेटर, या फिर आपको छोड़ के चले जाएगा। अच्छे खिलाड़ी पूछते हैं मेरा क्या होने वाला है, मैं आपके साथ कहाँ जाने वाला हूँ, और आपका अगर ये सवाल नहीं है तो फिर आप टिक नहीं पाओगे। तो एक अच्छा विजन, अच्छे विजन के साथ आपके अच्छे लोग, अच्छे लोगों को सपोर्ट करने के लिए अच्छा प्रोसेस सिस्टम, अच्छे सिस्टम प्रोसेस के साथ अभी एक मॉनिटरिंग मैकेनिज्म, जो मॉनिटर भी करे सबको। राइट। तो अगर आपने ये सब बिठाया सिस्टमेटिकली तो आप देखो बिजनेस कितना अच्छा हो जाएगा। तो यहीं पर हम कहीं चूक जाते हैं। राइट। तो इंडिया में अभी क्या लगता है, जो मतलब अभी फिर से हम अपनी पहली बात पे आते हैं जहाँ पे मैंने बोला कि बहुत सारे बिजनेस बंद हो जाते हैं, माहौल कैसा है, स्टार्टअप का माहौल है अभी भी, लोगों को करना चाहिए, या फिर लोग अब थोड़े से डरते तो हैं ही अब लोग? हाँ देखिए, डरते इसलिए क्योंकि काफ़ी फ्लॉप रिजल्ट्स आए हैं, क्योंकि आपके पास ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल जहाँ पर बिजनेस उतना हो नहीं पाया, काफ़ी पैसे डूबे हैं। हाँ, तो वो इसलिए नहीं डूबे कि मार्केट में दम नहीं था, वो इसलिए डूबे क्योंकि आप भेड़ चाल में चले गए। और भेड़ चाल तो इंडिया में बहुत है क्योंकि पॉपुलेशन इतनी है, एक चालू करता है तो उसके पीछे 1000 लोग आ जाते हैं। तो अगर आपके पास अच्छा आइडिया है, आपके बिजनेस के फंडामेंटल्स अच्छे हैं, समझ अच्छी है, तो मुझे लगता है कि इंडिया में अगले 4 से 5 साल में ये जो सिचुएशन है, इससे अच्छी सिचुएशन कभी थी नहीं। अभी भी 4-5 साल बहुत अच्छे आने वाले बिजनेस के हिसाब से। और अगर हमने सही कदम उठाए, देखिए ये तो मार्केट के हम बोल रहे हैं कि मार्केट, स्टॉक मार्केट नीचे है, शेयर मार्केट नीचे है, तो समझ रहा हूँ, बिजनेस डाउन नहीं है, बिजनेस अभी भी रिक्वायरमेंट बहुत अच्छी है। जो मैं कंपनीज में मैं जाता हूँ जहाँ पर मैं मेंटरिंग कर रहा हूँ, वी हैव मोस्ट ऑफ देम, दे हैव देयर ऑर्डर्स पैक्ड फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ्स, इवन 1 ईयर, आगे का पूरा उनका लाइन पैक्ड है, एंड दे आर वेरी गंगो, बहुत पॉजिटिव है आने वाले समय को लेके। तो मुझे लगता है, एंड ये मैं बात कर रहा हूँ अभी की स्मॉल एंड मीडियम स्केल इंडस्ट्री। अच्छा। मैं बड़ी इंडस्ट्री की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं छोटी कंपनी की बात कर रहा हूँ जो मैन्युफैक्चरिंग में है, उनके जो अच्छा काम कर रहे हैं, उनके पास बहुत काम है। तो मुझे लगता है कि बिजनेस की कोई कमी नहीं है इंडिया में। तो कुछ ट्रेंडिंग बिजनेस आइडिया भी दीजिए जो अभी चल रहा है, जिसपे आदमी को अगर किसी को शुरुआत करनी है तो ये वाला तो काम करना चाहिए। ट्रेंडिंग इसमें ऐसा लगे कि ये काम में अभी थोड़ा आसान भी है, पॉसिबिलिटी भी है, और बाजार भी बहुत बड़ा है, ऐसा कुछ अगर आपकी समझ में हो तो।
नॉर्मली मैं जो है ना, मैं लोगों ने ऐसे- बोलेगा बहुत ज्ञान तो दिए, बताने का करना क्या ये तो बताते हैं। नहीं देखिए, करना वो चाहिए जो आपको लगता है कि जिसमें आपकी आपके expertise लिए है, जी हैं। आपकी एक्सपर्टीज है, जिसमें आपका कुछ कमांड है, कंट्रोल है। और हर एस्पेक्ट में, हर बिजनेस के एस्पेक्ट में मुझे लगता है कि अगर मैं आपको समझा पाया, हर बिजनेस में एक स्टार्टअप छुपा हुआ है। अच्छा। भाई अगर हम ओला उबर को ले लें, एग्जिस्टिंग बिजनेस ही तो था हाँ हाँ। टैक्सी में जाने का, लेकिन उसके अंदर स्टार्टअप उन्होंने ढूंढ लिया ना। जोमेटो जो है वो एग्जिस्टिंग बिजनेस का तो हिस्सा है। True. भाई कुछ रेस्टोरेंट वाले घर डिलीवरी करते तो थे, लेकिन वो उसी एरिया में करते थे जो उनके आसपास का एरिया था। समझ गया। उन्होंने उसी में से स्टार्टअप निकाला ना। तो एग्जिस्टिंग जो बिजनेस अभी है उसके अंदर एक स्टार्टअप मौजूद है, आइडिया है। हम देख नहीं रहे। तो आप अपने बिजनेस के अंदर देखो, कोई ना कोई तो ऐसा है जिसको अभी तक एक्सप्लोर नहीं किया गया है, और देखो उसमें आपको दिख जाएगा तो आप उसमें स्टार्टअप चालू कर दोगे। आइडिया बहुत है, राइट? कौन सा चलेगा वो डिपेंड करेगा कि मार्केट में उसकी आप जो उस ढंग से पेश कर पा रहे हो वो मार्केट एक्सेप्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ओवरऑल मार्केट में उतनी डिमांड है कि नहीं है, वो ज़रूरत आपको लग रहा है, उसको टेस्ट करना पड़ेगा, आपको मार्केट को बताना पड़ेगा, मार्केट उसको एक अप्रूवल देगा, डिसअप्रूवल देगा, फिर उसके बाद आप कॉल लेते हो क्या करना है। राइट, समझ गया। तो अभी एक और चीज़ जो आप बता रहे थे कि जिसमें आप लाइफ कोच भी हैं, वो क्या है, मतलब उसकी स्पेशलिटी क्या है और उसमें क्या है एक्सपर्टीज आपकी, क्या बताना? मतलब एक तो आप कहीं बिजनेस का भी ज्ञान दे रहे हो और फिर जीवन का भी ज्ञान दे रहे हैं। नहीं, एक्चुअली मैं बिजनेस के थ्रू लाइफ का ही ज्ञान देता हूँ। अच्छा। मेरा मुझे जब लोग बात करते हैं मेरे से, तो मैं अपना आपको ऐसे इंट्रोड्यूस करता हूँ कि मैं एक वेलबींग मेंटर हूँ। वेलबींग मेंटर। वेलबींग, तो वेलबींग मतलब ओवरऑल आपकी खुशहाली जो है एक इंसान की। आपको खुश देखना चाहता हूँ मैं। हाँ, तो आपके अंदर एक खुशहाली का कोशेंट, हैप्पीनेस का कोशेंट हाई होना चाहिए। तो वो कैसे आएगा? तो उस पर मैंने काम किया है पिछले कई सालों में। तो और मैंने जिया है, तो मैं कोई बात ऐसी नहीं करता हूँ जिसमें मैंने खुद को अपना डाला नहीं है। तो मैंने अपनी लाइफ को 8 एस्पेक्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। अच्छा। 8, और जिसको बोलता हूँ मैं 8 स्पेक्ट्रम्स ऑफ लाइफ, कि मेरी जिंदगी के 8 पहिए हैं। समझ गया। और ये पहिए हैं, अक्सर लोगों के लाइफ में 2 ही पहिए होते हैं, एक काम और उसका एक घर या उसके पर्सनल लाइफ, या 2-3 पहिए होते हैं। ठीक है। और लाइफ कैसी है कि प्रकाश भाई, लाइफ ऐसी है कि जिंदगी आपका कोई ना कोई पहिया को पंचर करेगी। राइट। कभी कोविड आ जाएगा तो बिजनेस का पंचर, Right. टायर पंचर हो गया, राइट। राइट? कभी घर में कोई चैलेंज आ गया तो वो पंचर हो गया। बिल्कुल सही। अगर आपकी लाइफ में 2 ही पहिए हैं, उसमें से एक पंचर हो गया तो अपनी तो बच गई, खत्म। तो आपका तो सब कार्यक्रम बंद हो जाएगा। तो मैं कहता हूँ लाइफ ओवरऑल 8 एस्पेक्ट्स में चलनी चाहिए। तो उसमें से एक हाथ पंचर हो गया होगा, लेकिन गाड़ी आपकी फिर भी चलती रहेगी, और इसलिए आपका हैप्पीनेस का क्वोशेंट ऊपर रहेगा। और क्या है वो 8 एस्पेक्ट, 8 पहिया क्या है? तो उस पहला पहिया जो है वो है फिजिकल हेल्थ। अच्छा, आपको फिट। आपका फिजिकल फिटनेस होनी चाहिए। जिसको काफ़ी लोग इग्नोर करते हैं, खासकर। इग्नोर मतलब कुछ लोगों को तो लगता ही नहीं कि उनके साथ कुछ होने वाला है ऐसा बुरा। वो लगता है कि उनको वरदान मिला हुआ है भगवान का, कि जब से पैदा हुआ जब तक वो जिंदा है, उनको फिजिकली कुछ नहीं करना है। कुछ भी खाते हैं, कभी भी सोते हैं, कभी भी उठते हैं, काम करते रहते हैं। और काम करते हैं या जो भी करते हैं, लेकिन फिजिकली वो अपने बॉडी का ध्यान नहीं रखते। मेरा ऐसा मानना है कि ये शरीर है, इस पे सब कुछ राइट कर रहा है। हमारे सपने, हमारे एस्पिरेशंस, हमारे रिश्ते, हमारा बिजनेस, हमारे आकांक्षाएं, हमें जो चाहिए लाइफ में वो शरीर के थ्रू ही मिलेगा। अभी तक तो ऐसी टेक्नोलॉजी आई नहीं कि शरीर के बिना मिल जाए। राइट। और दूसरी बात, मेरा एक रील बड़ा वायरल हुआ है इसी हेल्थ को लेके, कि आपके पास 1000 प्रॉब्लम हो सकती है, और फिर एक दिन आपको हेल्थ की प्रॉब्लम हो जाती है। तो वो 1000 प्रॉब्लम कोई मायने नहीं रखती। राइट। कि बिजनेस में ये प्रॉब्लम हो गया है, वो काम नहीं कर रहा है, ये छोड़ के चले गया है, इसका पैसा नहीं आया है, वो टैक्सेशन में जीएसटी इतनी भरनी पड़ रही है, या वो रिश्ता जरा नाराज हो गया है, कोई मायने नहीं रखता। सिर्फ हेल्थ जो है वो टॉप में आ जाती है। इतनी ताकत है इस शरीर की, और हमने इसको लाइटली रखा। तो पहला जो है चक्र वो है कि आपका पहला पार्ट हेल्थ, आपने ध्यान रखना। दूसरा, आपके पास फाइनेंशियल एक कुछ बेसिक होना चाहिए, दरिद्र नहीं होने चाहिए। समझ गया। अब वो कितना होना चाहिए मुझे नहीं मालूम। मैंने 20-25 हज़ार में लोगों को देखा है, पर मंथ की सैलरी में लोग खुश रहते हैं। और मैंने लाखों रुपए महीने कमाने वाले लोगों को भी दुखी देखा है। तो मैं ये नहीं कह सकता कि पैसा कितना होना चाहिए। मेरे ऑफिस में आप आएंगे, मेरा एक टीम मेंबर है, 25,000 रुपये उसकी सैलरी है, ये ऑफिस बॉय के रूप में मेरे साथ है, खुश रहता है। वाह। एंड उसके चेहरे से लगेगा ही नहीं कि भाई ये इंसान अमीर नहीं है।
और ये ऊर्जा आती कहाँ से उसके अंदर? तो वो उसने अपनी लाइफ को एकदम, उसको मालूम है कि Simple मेरी कर रखा सिंपल कर रखा है, क्षमता इतनी है, पैसा इतना आता है, उसकी 2 लड़कियां हैं, वो उसको उनको घुमाता भी है, घूमता भी है, मस्ती भी करता है, काम टाइम भी करता देते हैं फैमिली को। एंड खुश रहता है। और मेरे पास ऐसे ऐसे एंटरप्रेन्योर्स हैं जो लाखों रुपए कमा रहे हैं, मैंने पर चेहरा देखोगे तो लगेगा दरिद्र जो है ना आदमी बन के। तो मैं कहता हूँ पहले तो मुझे यही काम करना है तुम पे, कि तुम्हारे चेहरे की ये चमक तो लौटाएं चमक पहले। वापस लौटा दूं मैं। तो आपको हर महीने की तक नहीं होनी चाहिए कि EMI भरना है, अरे यार ये पैसा कम पड़ रहा है, अरे यार अभी पैसा कहाँ से लाऊं। ये आपकी जिंदगी के वेलबींग को ले जाता है। तो बेसिक पैसा तो चाहिए, मैं कभी नहीं कहूंगा कि पैसा नहीं चाहिए, वो आप कितना डिसाइड करो आपको कितना चाहिए। तीसरा, आपका जो काम है, कोई नौकरी कर रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, कोई पढ़ाई कर रहा है, उस काम से आपको दुख नहीं आना चाहिए, उसमें अच्छे बनते रहो। अगर आप सेल्स में हो तो अच्छे बनो ना सेल्स में, आप बिजनेस में हो तो अच्छे बनो ना बिजनेस में, आप अगर अकाउंट्स में हो तो आप अकाउंट्स में अच्छे बनो ना। तो जब आप अपने काम में अच्छे होते हो तो वहां से एक वेलबींग आता है, आपको एक फील गुड फैक्टर आता है कि यार मैं काम में अच्छा हूँ। तो फिजिकल हेल्थ से मुझे अच्छा लग रहा है अपने बारे में, मुझे पैसे से मुझे ठीक लग रहा है कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे अपने काम जब जाता हूँ करने के लिए मुझे वहां से आनंद आता है। चौथा एरिया, आपके रिश्ते। आपके रिश्ते जो चंद रिश्ते हैं, 5-6 रिश्ते हैं लाइफ में, अब वो कौन से हैं वो आप हर आदमी अपना डिसाइड करेगा। ऐसे 50-100-1000 नहीं है। मैं ये सोशल मीडिया के रिश्तों को रिश्ते नहीं मानता, ये तो जनता है जो जानती है, जो आपको कभी जानेगी कभी नहीं जानेगी। लेकिन रिश्ते ऐसे हैं, उन रिश्तों में जान होनी चाहिए, और वो रिश्ते में जान तब होती है जब आप समय देते हो, उनके लिए खड़े रहते हो। तो कुछ रिश्ते तो आपके होने चाहिए जो आप जिनसे मिलके और जिनको आपसे मिलकर आनंद आना चाहिए, वहां से आपकी वेलबींग आती है। राइट। अभी जो ये सोशल मीडिया का दौर चल रहा है, तो ऐसा हो रहा है कि जो हमें सिर्फ जानते हैं, उनके चक्कर में जो हमें मानते हैं उनको हम खो रहे हैं। कुछ है जो हमें मानते हैं ना, बिल्कुल बिल्कुल, और कुछ है जो हमें जानते हैं, हम उनके लिए डेली पोस्ट दे रहे हैं जो सिर्फ जानते हैं, जो जानते हैं, जो मानने उनको वक्त ही नहीं उनको वक्त ही नहीं दे रहे। तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि जिनको आप मानते हो उनको आप खो दो उनके चक्कर में जिनको आप सिर्फ जानते हो, और यही हो रहा है लाइफ में। बिल्कुल सही। ये 4-5वां एरिया हो गया जो मेरा बड़ा फेवरेट है। मुझे लगता है भगवान ने यार यहाँ में दुनिया देखने के लिए भेजा हुआ है। हम एक छोटे से शहर में एक छोटे से एरिया में हम जिंदगी जी के निपट जाए, तो थोड़ा घूमना चाहिए, ट्रैवल करना चाहिए, एडवेंचर करना चाहिए। राइट, बिल्कुल सही। जिसका जितनी क्षमता है उतना उसने करना मैं भी चाहिए। मानता हूँ इसको। तो मैंने पुणे से कन्याकुमारी साइकिलिंग करी है। पुणे से कन्याकुमारी साइकिलिंग करी है। मैंने कन्याकुमारी से कश्मीर तक मैंने बाइकिंग करी हुई है। मैंने जर्मनी से ऑस्ट्रिया साइकिलिंग करी है, बेल्जियम से नीदरलैंड साइकिलिंग करी हुई है। क्या बात है। मैंने मनाली से खाडुंगला, वर्ल्ड्स हाईएस्ट मोटरेबल रोड, वहाँ साइकिलिंग करी हुई है। स्काई डाइविंग में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया हुआ है, स्कूबा डाइविंग वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया हुआ है। वाह, हिमालयन कार रैली में मैं गया हूँ, एक्सप्लोर कर रखा है मैंने और मैं इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि मैंने जिया है। तो आपको पता है कि क्या बेनिफिट है। हाँ, और मैं जी के बात कर रहा हूँ कि जी सकता है इंसान ऐसा, तो वहाँ से आपका एक वेलबींग आता है। छठा एरिया हमारा, क्या कुछ हॉबीज ऐसी हैं जो हम कहीं बचपन में करते थे जिसमें हमें आनंद आता था, जिनको करना चाहते हैं, करना चाहते हैं, छूट लेकिन गए कहीं ना कहीं। वो छूट गई हैं, चाहे वो संगीत का हो, कहीं क्लासिकल सिंगिंग का हो, Right, गार्डनिंग का हो, बिल्कुल जैसे बहुत सी हॉबियां जो बचपन में करते थे कहीं छूट गई। आप जब वो उसमें समय बिताओगे तो बड़ा सेंस ऑफ वेलबींग आता है आपको, आप एक थोड़ा सा अंदर से खुश हो जाते हो। 7वां एरिया है कि आपने कहीं कुछ कंट्रीब्यूट किया है क्या, किसी की जिंदगी आपकी वजह से अच्छी हुई है क्या। और वो जिसको ये बात समझ में नहीं आ रही ना, मैं एक सिंपल सी एग्जांपल बोलूँगा या आप एक्शन बोलूँगा जो आप कर पाए। ऐसी किसी इंसान को जो देख नहीं पा रहा है, कोई अगर इंसान ब्लाइंड इंसान है, उसको आप सिर्फ रोड क्रॉस करवा दो, कुछ नहीं, सिर्फ उसको एक रोड क्रॉस करा दो। उस दिन रात को जो है ना, जो नींद आपको आएगी, वो नींद आपने कभी एक्सपीरियंस नहीं करी होगी, कि आप किसी के लिए कुछ कर पाए जो आपके लिए रिटर्न में कुछ नहीं कर सकता। बिल्कुल सही। तो ये 7वां एरिया अगर आपने समय निकाला इसके लिए, तो वहां से एक वेलबींग आती है। समाज में इतना कुछ है करने को, और वही जो हमने गंदगी फैलाई है, वही उसी को ठीक करने में बहुत कुछ है करने को। राइट। कोई भी क्रिएशन दुनिया में अपने लिए नहीं है। पेड़ हो तो पेड़ अपने लिए नहीं है, उसके फल किसी और के लिए हैं, उसकी लकड़ी किसी और के लिए है, उसकी छाया किसी और के लिए है। बादल है तो वो अपने लिए नहीं है, नदी है तो अपने लिए नहीं है, कुछ भी चीज़ अपने लिए नहीं है सिवाय से इंसान के। वो अपने लिए जी रहा है, अपने लिए मर रहा है। तो जब वो अपने से हल्का सा बाहर निकलता है, एक कदम बाहर लेता है, तो एक अलग ही अनुभव, एक फीलिंग अनुभव करता है जो उसने कभी नहीं करी होती। राइट। और 8वां है, कहीं आप अध्यात्म से जुड़ जाएं। एक हायर फोर्स है, हायर पावर है
आप उसको स्वीकारें और उसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं, राइट, तो फिर एक अलग होता है। तो ये 8 एरियाज़ में मैं ज़िंदगी को मैं जीता। बिल्कुल सही। और मुझे अच्छा लगा कि आपने ये सारी चीज़ें बताई। नहीं तो लोग तो बोलते भाई दिन भर मेहनत करो, जैसे अभी स्टेटमेंट भी आए थे ना, आपको 12 घंटे नहीं 18 घंटे काम करना चाहिए। तो 24 घंटे काम करना चाहिए। तो भाई बिल्कुल तो सही है। अगर आप हम दुनिया में आए इसलिए नहीं है कि हम काम करते रहें, बिल्कुल हम किसी और चीज़ के लिए भी और आए। अगर आप काम में बड़े कमज़ोर हो तो फिर आप काम ही लंबा करोगे ना। राइट, राइट। तो और एक और चीज़ मुझे लगती है, मतलब मैं पर्सनल अनुभव बताऊंगा कि लोग ना खुद ही अपने कैरेक्टर के, अपने काम के वकील भी हैं और जज भी हैं। आप खुद ही अपनी दलील भी देते हो और खुद भी जजमेंट भी दे देते हो, और आप खुद ही उसमें अपने आप को सजा भी दे रहे हो। ठीक तो बात आपको इस ब्लॉकेज से निकलना चाहिए कि भाई दुनिया घूमो, खुद सुबह उठते हो और अपने को कोसते हो, और फिर आप काम पे भी जाते हो, काम वही करना है जो आपको करना है, और फिर सोचते नहीं मुझे ये तो नहीं करना था। जैसे जॉब में लगभग लोग सोचते हैं यार मुझे, जैसे आपने बोला ना कि मार्केटिंग कर रहे हो तो उसमें दम लगा के करो, बट आपको मार्केटिंग का काम मिला वो नहीं करना है, आपको तो सिंगर बनना था। अब आप करना तो आपको मार्केटिंग ही पड़ रहा है, बट आप डेली दिन भर खोजते हो अपने आप को। तो थोड़ा इससे निकलना जरूरी है लोगों को। और ये सब जो 8 चीज़ें बताई, मुझे लगता है सर ने, मनीष जी ने, इसको सबको एक्सप्लोर करने की जरूरत है। और जरूरी नहीं कि हर दिन ही हम घूमें। अगर आप साल में साल भर में भी 2-3 इस बार 8 को आपको साल में भी डिवाइड कर दें कि साल में एक बार किसी की मदद कर दी, ठीक बात। साल में एक बार घूम लिया, साल में एक बार किसी अध्यात्म के वाले, सिर्फ अपने लिए जहाँ पे आप हो और सुपर पावर हो, बिल्कुल। तो फिर नो डाउट जीवन का एक आनंद तो है ही अलग से। बिल्कुल सही। अब एक मुझे लगता है एक और सवाल मैं जो करूँगा कि जो कि मैं भी जानना चाहता हूँ। अंबानी भी हैं, अडानी भी हैं, इतना बड़ा एम्पायर चला रहे हैं, है ना, हजारों हजार करोड़ की टाटा है, लेगेसी चल रही है हजारों करोड़ की। हम लोग कहाँ चूक जाते हैं, कहाँ गलतियां हो जाती है, कहाँ अटक जाते हैं कि भाई बनते बनते बात नहीं बन पाती। लगता है कि अब हाथ खड़े कर देते हैं कि इस जन्म में तो नहीं होना है मेरे से। बड़ा बनने में बाधक क्या है? इसका अगर मैं सिंपल सा आंसर दूं आपको, हाँ। हम लोग बड़े भ्रमित हैं, हम बड़े इल्यूजन में जी रहे हैं। तो हमें भ्रम है कि पैसा एक रुकावट है, हमें भ्रम है कि हमारी काबिलियत एक रुकावट है, हमारा भ्रम है कि अच्छे लोग मिलते नहीं मार्केट में। वो तो ऐसे बहुत सारे भ्रम पाल के रखे वो तो खुद ही हम दलील दे रहे हैं अपने आप को। अपना तो हम खुद ही लॉयर, अपना अपने अंदर एक लॉयर चल रहा है। तो हम वो द्वंद चल रहा है, हम उसको फाइट कर रहे हैं, जीत रहे हैं, हार रहे हैं। राइट। राइट। लेकिन सबसे बड़ा कारण जो मुझे लगता है, हमारी नीयत में खोट है। बहुत सही लाइन, बिल्कुल सही है। मैं बोलना चाहता था हमारी हम में कमी है कहीं ना कहीं। हम हमारी नीयत ही नहीं कुछ बड़ा करने की, बिल्कुल। हमारी नीयत ही नहीं कुछ ऐसा करने की जिससे कुछ दुनिया में परिवर्तन आए, या हम ऐसा कुछ ला सकते हैं, ऐसी नीयत ही नहीं है। और नीयत का सबसे बड़ा सबूत क्या होता है? अगर आप देखो कि अगर नीयत है, बिजनेस की छोड़ो, अगर हम लाइफ में ओवरऑल किसी भी चीज को लेके आप चलो, अगर किसी की नीयत है कि वो अपना शरीर का ध्यान रखेगा, तो आप बोलिए क्या करेगा? अगर उसकी नीयत पक्की है तो क्या करेगा? सुबह उठेगा, वर्कआउट करेगा, वर्कआउट करेगा, ठीक है। इसका मतलब वो अपने उस नियत के ऊपर इन्वेस्टमेंट कर रहा है समय का। और अगर उसकी नियत और पक्की है तो वो क्या करेगा? सबसे सिंपल नियत का प्रूफ क्या है कि वो अपने ऊपर कितना इन्वेस्टमेंट कर रहा है। तो वो जॉगिंग के शूज तो लेके आएगा, हाँ, कुछ तो करेगा, कुछ तो करेगा, जॉगिंग और ट्रैक सूट तो लेके आएगा, या निक्कर तो लेके आएगा। दौड़ने के लिए तो मिलियन सेकंड खाली पेट भी दौड़ो नहीं, जाओ तो सही, निकलो तो। आप सिर्फ मुंह से दर्द का बयान करते हो। तो बहुत से लोगों को सिर्फ दर्द का बयान करने की आदत हो गई है। ये लाइफ में ये नहीं ठीक चल रहा है, वो ठीक नहीं चल रहा है, अरे ये हो रहा है, ये मार्केट प्रॉब्लम है। आप कुछ अपने कंट्रोल में लेना नहीं चाहते, और लेना नहीं चाहते, उसके सबसे बड़ा कारण है आपकी नीयत कहीं कमजोर है। तो नीयत का कोई सॉल्यूशन नहीं है, वो तो अंदर से आएगी या नहीं आएगी। राइट। इसलिए कुछ ही चंद लोग हैं जिनकी नीयत बड़ी पक्की है और वो ऊपर है हर एरिया में। और बात पैसे की भी नहीं, बाकी चीजें भी हैं। बात नीयत की है। नियत की। जिसकी नीयत पक्की है, जिसके पास नीयत पक्की है और पैसा भी है, तो उसने ज्यादा पैसा लगाया। जिसकी नीयत पक्की है लेकिन पैसा नहीं है, तो वो नंगे पैर भी भागा। बिल्कुल सही, एग्री। आप किताब 2-250 रुपए किताब तो खरीद सकते हो। आप उतने साल से वहां काम कर रहे हो एक कंपनी में, वॉट एवर रोल यू आर प्लेइंग, आप चाहे सेल्स में हो, चाहे आप बैक ऑफिस में हो, प्रोडक्शन में हो, अरे आपका घर चलता है वहां से, आपको सैलरी मिलती है वहां से। आपने लेकिन उस घर को, अपने सैलरी को बढ़ाने के लिए आपने 2-250 की किताब नहीं खरीदी। तो ये क्या दर्शाता है कि आपकी नियत ही नहीं आप उसमें अच्छा बनो। आप बाहर खाना खा लोगे 400-500 रुपए का, लेकिन अपने आप को अच्छा बनाने के लिए आप वो 100-200 की किताब खरीद के अच्छा नहीं बनोगे। इसका मतलब क्या है? आपकी नियत में कहीं प्रॉब्लम है। मेरे वचन थोड़े कठोर होते हैं, लेकिन अब मुझे भी लगता है कि आप ये बात सही में कड़वी है कि आपकी नीयत नहीं है। नियत होती तो जरूर कुछ ना कुछ आपको रास्ता जरूर मिलता मिल जाता है। नियत पक्की है तो फिर आपको रास्ते दिखने चालू हो जाएंगे ना।
और नियत के साथ अगर आप देखो कि एक चीज़ और बड़ी जुड़ी हुई है जो बहुत से लोग मिस कर जाते हैं कि आप क्या खो रहे हो अगर आपने नियत पक्की नहीं करी। आपका एक जीने में जो आनंद आता है वो आप मिस कर रहे हो। और आनंद का एक बड़ा सिंपल सा सोर्स है, और आपने भी कभी ये महसूस किया होगा कि जब भी हम कोई चीज़ बिल्ड कर रहे होते हैं, बना रहे होते हैं, हमें आनंद आता है। और जब कोई चीज़ हम बचा रहे होते हैं, सेव कर रहे होते हैं, तो हमारा उसमें आनंद नहीं होता है। प्रेशर में होते हैं। जैसे आप बॉडी बिल्ड कर रहे हो, आप रोज सुबह जिम जा रहे हो, और आप जा रहे हो क्योंकि आपको बॉडी बनाने में आनंद, आपको बनानी है बॉडी, बिल्कुल कुछ गेन हो रहा है। हाँ, तो आप जब देखते हो अपने आपको बॉडी जब आपकी अच्छी हो रही है तो आपको आनंद आता है। लेकिन वही आप जिम जा रहे हो या वही आप सुबह वॉक पे जा रहे हो, क्योंकि डॉक्टर ने बोला है यार आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ चुका है, आप नहीं जाओगे तो कभी भी कुछ हो सकता है, तो आप अपने आप को बचाने के लिए जा रहे हो। तो आपको अपना शुगर लेवल लो करना है, आपको अपना कोलेस्ट्रॉल लेवल लो करना है, इसलिए आप जा रहे हो। तो आप सेविंग मोड पे काम कर रहे हो। तो इस तरह घर में अगर आप जा रहे हो अपने रिश्ते को बिल्ड करने के लिए, तो उसका आनंद अलग है। समझ गया। और अगर आप बचाने के लिए जा रहे हो तो उसमें आनंद है ही नहीं। सेम गोज टू बिजनेस। एक ही वर्कआउट है, एक फिटनेस के लिए है और एक बीमार कर रहा है। हाँ, तो कितना बड़ा डिफरेंस है। क्या सेम बिजनेस की बात है। तो आप बिजनेस बिल्ड करने जा रहे हो या बिजनेस को बचाने जा रहे हो। और बहुत सारे लोग बचाने जा रहे हैं कि मेरा कस्टमर बच जाए, मेरा टीम मेंबर बच जाए, ये छोड़ के ना जाए। मैं कह रहा हूँ बिल्ड करने जाओ तो आपको आनंद आएगा, वो आनंद आप पास कर पाओगे। और यहीं पर हम लोग कहीं फंस जाते हैं। कहीं हम जब बीमार होते हैं तब वर्कआउट शुरू करते हैं, तब चालू करते हैं। अगर पहले कर लेते तो शायद आनंद आता है। और लोग रुक रहते हैं कि पानी यहाँ तक आ जाए तब हम हाथ पैर मारे। अब डॉक्टर भी बोल दे, घर वाले भी बोल दे कि अब तो निकलो। अब उसके बाद शरीर काम नहीं कर रहा है निकलने की। अब निकल के भी लग क्या रहा है कुछ हो नहीं रहा है। लोग काफी ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं इन सब चीजों में। हाँ, एक और चीज मैं इसी से पूछना चाहूंगा कि जो जितने भी फाउंडर हैं काफी शुरुआत में तो काफी कॉन्फिडेंट दिखते हैं। मतलब आप उनसे मिलो तो अभी मैं एक फाउंडर से मिला था, उन्होंने बोला कि भाई एक प्रोडक्ट कोई लेके आए हैं, पर्टिकुलर प्रोडक्ट, और बोला कि इसका ये बिजनेस है। वो सब सीख लिया उन्होंने स्टार्ट टैंक से कि ये लाइन बोलनी है, इस पे इतना बर्न करूंगा, मार्केटिंग ये है, इतना बड़ा मार्केट है, ये सर्वे डाटा मिल जाता है ऑनलाइन। भाई मैंने कहा ये कॉन्फिडेंस आता कहाँ से तुम्हारे अंदर इतना कि तुम ये कर लोगे, बाकी जो तुम्हारे पास आइडिया वो सब लेके बैठे हैं। ये ओवर कॉन्फिडेंस एक तो है कि आपके अंदर वो स्किल है कि आपकी वो प्रॉपर्टी है जो किसी ने डेवलप नहीं की है, सिर्फ आपको पता है, या फिर आपको बाजार पता है, आपने सुना, ऑनलाइन देखा, चाइना से प्रोडक्ट मंगाया और आपको लगता है कि आप अरबों बना रहे हो। मतलब ये थोड़ा सा नहीं लगता कि ओवर कॉन्फिडेंस वाला चक्कर है यहाँ पे? तो इसको बोलते हैं हॉलो कॉन्फिडेंस। अच्छा। तो हॉलो कॉन्फिडेंस मतलब क्या है कि आपके पास बोलने की क्षमता है, काबिलियत है, और आप काफी बोलते हो। बोलते हैं तो आपने कहीं उसको कॉन्फिडेंटली बोला। आपको उस बारे में कॉन्फिडेंस नहीं है लेकिन आपने कॉन्फिडेंटली बोला। हाँ। तो ये दोनों में हल्का फर्क है। कुछ होते हैं लोग जिनके अंदर कॉन्फिडेंस, उनका मसाला भी होता है, मतलब अंदर से भरे होते हैं, मतलब स्ट्रांग होते हैं और वो बोल पाते हैं। तो आप उनके कॉन्फिडेंस को आप देख पाओगे अलग लेवल का होगा। तो ये बोल बच्चनगिरी और एक्चुअल स्टफ में बड़ा फर्क है। तो कॉन्फिडेंस जो है, जब आप प्रिपेयर्ड हैं, जब आप तैयार हैं, तो कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाता है। और हम ये बात कर रहे हैं, कभी कभी होता है कि हाउ डू वी बिल्ड कॉन्फिडेंस, इसमें लोग काफ़ी सवाल करते हैं कि आए कैसे कॉन्फिडेंस? हाँ, कॉन्फिडेंस बिल्ड कैसे होगा? मतलब वो वाला कॉन्फिडेंस नहीं, नकली वाला नहीं। हाँ, असली कॉन्फिडेंस। बहुत लोगों के पास टैलेंट है बट कॉन्फिडेंट नहीं हो पा रहे, उतना ताकत नहीं आ रही अंदर से। पहले तो है कि ये हमने जो बात करी है कॉन्फिडेंस बिल्ड की बात करी है, तो इसका मतलब क्या है कि कॉन्फिडेंस ऑलरेडी है। हाँ। और आप देखोगे, कभी आपको आश्चर्य होगा इस बात से कि बहुत बार जब लोग बोलते हैं मेरे पास कॉन्फिडेंस नहीं है, वो इतने कॉन्फिडेंस से बोलते हैं ये बात। काफी कॉन्फिडेंट होते हैं ये बात बोलने में। तो इसका मतलब कॉन्फिडेंस है आपके पास। राइट। आप उसको फर्दर बिल्ड करना चाहते हो जो आप बिल्ड नहीं कर पा रहे। आगे क्या? हाँ, तो बिल्ड करने का सबसे सिंपल तरीका है कि आपको अपने आप से सवाल पूछना है कि व्हेन वाज अ लास्ट टाइम आई डिड समथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। वो कब था पिछली बार जब मैंने कोई काम पहली बार किया? और लोगों के पास वो आंसर नहीं होता, क्योंकि वो लाइफ वही रेपिटेशन चल रही है। जैसे वो स्कूल की ड्रिल होती है, हर दिन आके वही ड्रिल करना है, वही जो कल किया, परसों किया, एक हफ्ते पहले किया, वही आज कर रहे हैं। तो जब आपकी आज की लाइफ इज अ रिपीट ऑफ यस्टरडे, रिपीट टेलीकास्ट है, तो फिर आनंद कहाँ से आएगा? कहाँ से हो पाएगा? बिल्कुल। और कहाँ से कॉन्फिडेंस बढ़ेगा? बिल्कुल। तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा जब आप कुछ नया कर रहे हो। तो हर दिन पूछना है अपने आप को, आज कुछ हल्का सा नया कुछ हुआ क्या? और फिर उस नया करने के लिए आपके पास अलग रिजर्व्स लगेंगे, पुश लगेगा, और वहां से फिर आपको समझेगा कि अच्छा मैं तैयार हूँ नहीं हूँ। फिर आप तैयारी करोगे अपने आप को, उसके लिए प्रिपेयर करोगे, और वहां से कॉन्फिडेंस बिल्ड हो।
एक और चीज़ बड़ा चैलेंज, जब कॉन्फिडेंस पे ही बात आती है तो मैं भी फेस करता हूँ हमेशा। पब्लिक स्पीकिंग एक बड़ा चैलेंज है सारे लोगों के लिए, कि पब्लिक में जाके बोलना ना, मैं भी मतलब एक पॉडकास्ट करना एक अलग चीज़ सोचता हूँ, अपने प्रेमिस में बात कर रहा हूँ, लेकिन जब आप बोलोगे कि मुझे कि मैं पब्लिक में जाके बोलूँ, तो पहले जो 5-6 सेकंड है ना, वो तो मेरी भी हालत ख़राब हो जाती है। उसके बाद नो डाउट थोड़ा फ्लो आ जाता है। ये कैसे लोग उससे निकले? मुझे लगता है शायद आप बेहतर जवाब दे पाएँ इस पे। देखिए, जो मेरी समझ रही है, क्योंकि मैं भी जाता हूँ स्टेज में, हाँ। और मैं भी काफ़ी मतलब आप स्पीकर। भी इससे ओवरकम हुए होगे कभी ना कभी ऐसा, या आप शुरुआत से ही कॉन्फिडेंट ही थे? नहीं नहीं नहीं, मैं तो पब्लिक स्पीकर कभी था ही नहीं। अच्छा। मेरी तो कहानी ऐसी है कि मैं कभी इस प्रोफेशन में मैं आना ऐसा कोई नहीं चाहता मन था ही नहीं कि मैं आऊँगा। और चाहत की तो बात ही नहीं थी, ये एक था कि आपको करना था कुछ। तो ये भी सवाल लोगों के मन में आता है कि आपका पैशन था क्या पब्लिक स्पीकिंग या मेंटरिंग या कोचिंग। तो शुरुआत ऐसी हुई कि हमारा ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन था, और मैं एज अ ओनर ऑफ द ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन उसको चला रहा था। 96-97 की बात है। और एक दिन हमारी जो मेन फैकल्टी है वो आई नहीं। वो आए नहीं, तो सब बैच में बैठे हुए हैं लोग, अलग अलग कंपनी के लोग आए हुए थे, जो एक सेल्स और मार्केटिंग के सेशन के लिए आए हुए थे। उनका फीस आ चुकी है, इंस्टीट्यूशन ने उनको ट्रेनर देना है, ट्रेनर साहब है नहीं, कहीं सब ढूंढ लिया, कहीं मिले नहीं। तो मैं मजबूरी में अंदर चले गया क्लास के अंदर। और 2 घंटे के बाद जब मैं बाहर आया, तो ये सब जितने भी स्टूडेंट्स थे, सब ये मोर्चा लेकर निकले बाहर कि साहब हमारा पैसा वापस करो। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी, मैंने कहा नेक्स्ट सेशन में पक्का हमारा ट्रेनर आपके पास आएगा। तो बोलते नहीं नहीं, हमारा पैसा वापस करो अगर आप नहीं पढ़ाओगे तो। अरे तो मेरे का मतलब, कह रहे नहीं, जैसा आपने बताया हमें वही सुनना है, अच्छा। प्रैक्टिकल चीज़ सुननी है लाइफ में। क्योंकि आपने सेल्स के बारे में जो बात करी वो बिल्कुल हम उससे कनेक्ट कर पाए। तो हमें थ्योरी नहीं हमें सुननी, हमें प्रैक्टिकल बात बताओ, और अगर आप नहीं पढ़ाओगे तो पैसा वापस करो। तो 96-97 में मेरे वैसे भी पैसे के बड़े चैलेंजेस होते थे, स्ट्रगलिंग फेज था लाइफ का। तो मेरे पास पैसे देने को नहीं थे, और मेरे पास ट्रेनर भी नहीं था। तो मैं मजबूरी में बन गया ट्रेनर। तो वहाँ से मेरी ज़िंदगी की शुरुआत हुई एज अ स्पीकर। राइट। तो वहाँ से लेके अगर मैं अभी तक का सफ़र देखूँ, तो मैंने बहुत सारे स्पीकर्स को मैं मिला हूँ, उनसे सीखा भी है, समझा भी है, उनको साथ मिलके काम भी किया है। तो जो आपका ये क्वेश्चन है कि फर्स्ट फ्यू सेकंड्स जो है वो एक नर्वसनेस होता है, एंग्जाइटी होती है। तो मैंने सारे स्पीकर्स में वो देखी है, इंक्लूडिंग मी। फर्स्ट फ्यू सेकंड्स तो होता ही है, क्योंकि आप नए ऑडियंस के पास जा रहे हो, राइट। नई जनता के पास जा रहे हो, तो आप एक नया है आपके लिए। लेकिन आपका जो अनुभव है और आपकी तैयारी, आपका अनुभव, आपकी तैयारी आपको 5-6 सेकंड के बाद नॉर्मल कर देता है। बहुत से लोगों के लिए अगर कॉन्फिडेंस बिल्ड करने की बात आप बात करते हो, तो मुझे लगता है पब्लिक स्पीकिंग का बहुत बढ़िया तरीका है कि वो अपने कॉन्फिडेंस को बिल्ड कर पाए। क्योंकि 99% जनता जो है पब्लिक की बात नहीं करती। लेकिन अगर आपने कहीं पर ये, चाहे सोसाइटी का फंक्शन हो, आप अपने सोसाइटी अपने बिल्डिंग में जाके आपने बात कर ली, आपको स्पीकर नहीं बनना है, आपको इसको अपना व्यवसाय नहीं बनाना है, बट बात कर ली। बात करनी है। तो आप देखोगे आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होते जाएगा उस एरिया में, और फिर उस कॉन्फिडेंस को जो है आप किसी और एरिया में लेके जा सकते हो। Right, कि अगर मैंने ये मुश्किल चीज़ कर ली, तो फिर मैं ये भी कर सकता हूँ, फिर मैं ये भी कर सकता हूँ। दैट इज़ अ बेस फॉर कॉन्फिडेंस। और मुझे लगता है कि जैसे कि आपने बताया कि बहुत सारे लोग ना उससे निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि भाई मैं जा पाऊँ कि नहीं। वो डिसीजन आपने बोला कि सोसाइटी में भी जाओ, आप सोसाइटी मीटिंग है बट आप नहीं जाओगे, है ना। आप सोचते हो कि क्या, या कोई पब्लिक गैदरिंग है आप नहीं जा पाते हो बोल, और आप ऐसे अच्छा बोल रहे हो, ऐसे आपके अंदर पूरा कॉन्फिडेंस है, बट नो डाउट आप इससे निकल तो वो खुद ही सकते हैं। आपको पहला कॉल। दूसरी चीज़ ये कि जो तैयारी आपने बोली कि आपकी तैयारी क्या है, आप जाके बोलोगे क्या, क्योंकि बहुत लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस तो बहुत है और जाके बोल भी बहुत कुछ देते हैं, बट वो बहुत कुछ नहीं बोलना है। आपकी मतलब आप जो ऑडियंस है उसको क्या सुनना है, कितनी चीज़ें सुननी है। बोलने का तो कोई अंत नहीं, आप एंडलेस बातें कर सकते हो, लेकिन भाई कितनी चीज़ें बोलनी है। जैसे आप पॉलिटिक्स में जाते हो, मैं देखता हूँ बहुत सारे नेताओं के भाषण, तो वो लगातार बोले जा रहे 2-2 घंटे 3 दिन, बट क्या 3 घंटे में सुनना है? आप मुद्दे की बात, चलो नेता वाली में तो एक बार चल भी जाए, बट जिस प्रोफेशन में आप हैं यार, हम लोग जिस प्रोफेशन बिजनेस है, मीटिंग्स हैं, बिल्कुल, वहाँ पे बहुत मुद्दे की बात, उसकी तैयारी क्या है, उसकी रिसर्च क्या है, डिटेल क्या है, इस पे भी वर्क करने की ज़रूरत है। और अगर मुझे लगता है आपके पास रिसर्च है, आपके पास तैयारी है, तो कॉन्फिडेंस 8-10 सेकंड बाद आ जाता है। बिकॉज आपको मालूम है आपने बात क्या करनी है। राइट। थैंक यू सो मच मनीष जी, आपने इतना टाइम दिया और काफ़ी ज्ञान की बातें बताई, और मुझे लगता है कि जितने भी स्टार्टअप वाले हैं वो ज़रूर सुनेंगे इसको और अपनी लाइफ में ज़रूर चेंज, खासकर स्पेशली जो 8 पार्ट आपने बताया कि ये 8 चीज़ें आपकी लाइफ में होनी ही चाहिए, करनी चाहिए वंस। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू।